जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय आज हमारे ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन कोर्स के डे 9 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के सेशन में हम लोग बेसिकली सिंह राशि के बारे में, फिफ्थ हाउस के बारे में, सूर्य के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो अब से पहले हम लोग चार राशियां और लगन के हिसाब से काफी सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर 12 राशियां हैं तो चार राशियां हम कवर कर चुके हैं, यानी कि हमारा कोर्स का वन थर्ड हिस्सा खत्म हो चुका है। ठीक है। तो आज हम लोग सूर्य के बारे में बात करेंगे, सन के बारे में बात करेंगे। तो अपने कोर टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक कारकत्व ऑफ सन, क्योंकि हम पहले भी कई बार कंसेप्ट के अंदर ना सूर्य के कारकत्व को पढ़ चुके हैं, हमें हमें पता है सूर्य के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब भी सूर्य की बात होती है या लियो की बात होती है, ये काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में पड़ता है एरिया। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया स्पेसिफिकली हमारे संतान भाव को दिखाता है। हालांकि संतान का जो कारक ग्रह है ना, वो गुरु माने गए हैं, संतान का कारक ग्रह गुरु माने गए हैं। ठीक है। लेकिन ये भाव जो है, ये भाव हमारे चाइल्ड्स को दिखाता है, हमें चिल्ड्रंस को दिखाता है, हमारे एजुकेशन को दिखाता है। द वे वी थिंक, हम किस प्रकार से सोच पाते हैं उसके उसको दिखाता है। पंचम भाव या ये राशि है सिंह राशि ना, इट इज अ राशि ऑफ ऑनर, एंड इट इज अ राशि ऑफ प्राइड, इट इज अ राशि ऑफ चेयर। तो जब मैं ऑनर, प्राइड एंड चेयर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि मेरे द्वारा प्राप्त किया गया नेम एंड फेम, या जब हम ऑफिस में प्रमोशन की बात करते हैं ना, या एक नाम की बात करते हैं कि भाई मेरे वर्क कल्चर में, मेरे वर्क एरिया में मेरा नाम हो रहा है, तो वहां पर चेयर की पोजीशन को चेक करने के लिए हम इस राशि को देखते हैं। ठीक है। ये सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये जो राशि है, ये राशि वैसे मैंने बताया कि पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट, ऑनर, प्राइड, इन सब चीजों को दिखाता है। कि सूर्य एक ऐसा ऐसा प्लेनेट है ना, जो नेचुरल आत्मकारक ग्रह है, नेचुरल आत्मकारक। सूर्य को आत्मा का द्योतक कहा गया है, इसलिए सूर्य की प्रेजेंस कुंडली में जिस भाव में होती है ना, व्यक्ति का सोल वहां से जुड़ा होता है। व्यक्ति का इंटरनल जो एनर्जी है ना, वो वहां से होती है। क्योंकि एक्चुअल में देखें हम, अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें, प्लेनेटरी सिस्टम को देखें, तो सूर्य ही एक ऐसा प्लेनेट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उसके वे पे फिर हर जगह पे हमें एनर्जी मिलता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की भी खुद की एनर्जी नहीं होती, खुद का रोशनी नहीं होता, वो भी सूर्य की रोशनी से मतलब प्राप्त करता है, रोशनी प्राप्त करता है। हमारे अर्थ में भी हम देखें, जो भी वेजिटेशन है, वो मतलब जितना भी इफेक्ट है, वो सन की वजह से है। तो जहां पर भी सूर्य होगा ना, वहां पर आप देखोगे पावर या रिस्पेक्ट की बात होगी। जहां पर भी सिंह राशि होगी, वहां पर पावर एंड रिस्पेक्ट की बात होगी। इसके साथ साथ ये जो एरिया है, ये मेरे इंटरेस्ट को या मेरी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पे लोग हैं जो भी, आप मुझे कोई बता सकता है कि वाई दिस राशि शोज काइंड ऑफ स्किल्स क्यों दिखाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों दिखाता है? ये राशि का इंटरेस्ट के साथ क्या लेना देना है, कोई मुझे बता सकता है? सर सर क्या सर? सिर्फ राशि का मेरे इंटरेस्ट या मेरी स्किल्स के साथ क्या लेना देना है? सर फिफ्थ हाउस में आता है, इसीलिए फिफ्थ हाउस का एट्रीब्यूट्स लगता है उसको। थोड़ा सा और थोड़ा सा बारीक सोचना है। अच्छा, अगर सर मुझे आगे स्किल्स की देखना राशि हो, है। मुझे पूरे चार्ट में सिर्फ स्किल देखना हो, तो मुझे कौन सा हाउस देखना होता है जब मेरे को स्किल देखना होता है तो? थर्ड हाउस स्किल्स के लिए। अच्छा, जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मैं थर्ड हाउस की बात करता हूँ। ठीक है। थर्ड हाउस से थर्ड हाउस कौन सा हाउस है? 50 है सर। फिफ्थ हाउस। सिंपल। मैंने को पहले ही बोला था कि कभी भी हम ना कोई भी भाव लेते हैं ना, चाहे वो बीसीपी के अंदर हम लें, चाहे अभी हम पढ़ रहे हैं तब हम ले रहे हैं, तो आपको ना ये चीज को ध्यान में रखना है कि वो हाउस के बाद सेकेंडरी एनर्जी कहाँ से आ रही है। भगवत भावन का नियम भाई सिर्फ एक एक प्रमाणित नियम है, उसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये जो राशि है, मैंने बताया कि ये स्किल्स की राशि है, यानी कि आपके इंटरेस्ट की राशि है। मोर देन दैट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट और होता है, डेट इज इवेंट ऑफ लव अफेयर्स।
ठीक है, पंचम भाव का संबंध हमारे लव अफेयर से है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हमारा इंटेंट आता है, हमारे पे यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस या ये जो राशि है, सिंह राशि ना, ये राशि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व पुण्य भावों को भी दिखाती है। क्यों? यह हमारे दादाजी से रिलेटेड है ना, ये राशि जो है हमारे दादाजी से रिलेटेड है, यानी कि हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड है। तो पूर्व पुण्य भाव भी आप इस राशि से देखते हो। सर ठीक है। दादाजी इसलिए बिकॉज नवम टू नवम है इसलिए। यस, फादर के फादर। और, ठीक है, इसलिए यहाँ और पर सर, हमारा, हाँ और जी। कारक क्या देखेंगे दादाजी के लिए? राहु। राहु इज अ कारक ऑफ ग्रैंड, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर, ओ, और केतु मैटरनल ग्रैंडफादर। हाँ। ठीक है, नाना जी केतु, और दादाजी के लिए आप राहु को कंसीडर करते हो। अच्छा, अब ये सोचिएगा, ये जो राशि है, सिंह राशि है, ये राशि का जब स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, यू विल सी कि यहाँ पे आपको एक लॉयन दिख रहा है। ठीक है। लॉयन जो है वो ना रॉयल्टी को दिखाता है, मतलब रॉयल स्टेटस को दिखाता है। एंड राहु इज ऑल्सो अ रॉयल, मतलब राहु का जो एनर्जी है ना, वो भी रॉयल फैमिली के साथ आता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप देखोगे ना, तो और जो राजा है, जो रॉयल्टी है, वो दिखती है। ठीक है। आप राजा को कभी भी गरीब नहीं देखोगे। जब भी आप राजा को इमेजिन करते हो, तो आप कैसा इमेजिनेशन करते हो कि भाई एक पर्सन है, उसने गोल्ड का डायमंड स्टडीड एक मतलब एक थ्रोन है जो उसने अपने सर पे पहना हुआ है, और उसने बहुत सुंदर सा पोशाक पहना हुआ है, और एक वो बहुत रॉयल चेयर पे बैठा हुआ है। उसके अगल बगल में जो उसके सिपाही हैं या सेनापति हैं, उस तरीके के मंत्री मंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं। ठीक है। तो जब भी आप राजा को रिप्रेजेंट करते हो ना, राजा का एक स्टेटस देखते हो या इमेजिनेशन करते हो, तो आपको ऐसा दिखता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये राशि रॉयल राशि है, तो ये छिप नहीं सकती। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है पूरे चार्ट में ना, ये एक ऐसी राशि है जो कभी छिप नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये राशि का काम ही है शो ऑफ होना। अगर राजा की जो वैभव है, अगर वो नहीं दिखेगा, तो वो कैसा राजा? यानी कि ये राशि जो है, ये राशि हमेशा आपको कैसी दिखेगी? शोइंग ऑफ करती हुई दिखेगी। यानी कि कुंडली में जहां पर भी आपको ये राशि मिल रही है ना, वो राशि के उस भाव के कारकत्व के प्रति व्यक्ति शो ऑफ करता है। जहां पर भी सूर्य बैठेगा ना, जहां पर भी सूर्य बैठेगा, उस भाव के कारकत्वों में कहीं ना कहीं शो ऑफ व्यक्ति करेगा। उस पंचम भाव में जो ग्रह बैठेंगे ना, वो ग्रह के पास भी शो ऑफ करने का एनर्जी आ जाएगा। मैंने हमेशा बोला है, पावर हाउस कौन सा होता है? पावर हाउस हमेशा हाउस होता है। एनर्जी कहाँ से डिराइव होती है? हाउस से डिराइव होती है। बाकी उसमें आने वाले प्लैनेट्स और उसके जो कारक ग्रह हैं, या आप ये भी सोच सकते हो उस भाव को जो स्वामी है, वो उस हाउस को मैनेज करने का काम। ठीक है। तो शो ऑफ करना, यानी कि कहीं ना कहीं सिंह राशि का या लियो सूर्य का या पंचम भाव का आपको वहां पे कंसेप्ट दिखेगा। मैं ये पंचम भाव जो है ना, ये पता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पंचम भाव से लोग पैसा भी डिराइव करते हैं। अब मुझे बताओ, पंचम भाव से पैसा डिराइव कैसे होता है? हाँ, एंटरटेनमेंट से, हॉबीज से। अरे नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हॉबीज मैं मान लेता हूँ। हॉबीज का मैं एरिया मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट है, द वे यू थिंक कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस, बिकॉज फोर्थ हाउस है आपका मन है, उस मन से सेकंड हाउस जो है इंटेलेक्ट। आपका एंटरटेनमेंट का एरिया है। इंटेलेक्ट। पंचम भाव से पैसा कैसे डिराइव होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। टैलेंट, चलो मैं टैलेंट भी मान लेता हूँ, थर्ड टू थर्ड का भी मैं मान लेता हूँ, मैं स्किल है। ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, पंचम भाव से पैसा आप डिराइव कैसे करोगे? सर बुद्धि का कारक मर्क्यूरी हुआ ना, इंटेलेक्ट। ओके, तो उससे क्या होता है? कनेक्ट अब नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा। चलो मैं बताता हूँ। फिफ्थ हाउस से ना आप स्पेक्यूलेशन करते हो। या ठीक है, फिफ्थ हाउस से आप स्पेक्यूलेशन करते हो, इसीलिए अच्छा, वो तो एट पंचम हाउस भाव होता है से। ना? सर एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों स्पेक्यूलेशन होता है। और ओ, आपको एक सिंपल सा जवाब देना है, सर इट इज अ लक्ष्मी स्थान। त्रिकोण है ना ये, 1 5 9 त्रिकोण है ना, धर्म का एरिया है ना, धर्म का स्थान है ना। और यहाँ पे क्या स्पेक्यूलेशन होता है। यानी कि पंचम भाव से भी आप पैसा डिराइव कर सकते हो, अगर समीकरण कुंडली में ठीक बैठे हुए हैं तो।
अगर यहाँ पर जब भी आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको स्पेकुलेशन देखना हो या आप ये देख रहे हो कि कोई व्यक्ति कैसा पैसा कमा पा रहा है, उससे स्पेसिफिकली कोई व्यक्ति ये बोलता है जी मैंने ना शेयर मार्केट का काम करना है, मैंने म्यूचुअल फंड का काम करना है, ठीक है, ये यहाँ से पैसा काइंड ऑफ स्पेकुलेशन का माना जाता है, ठीक है। इट इज नॉट एग्जैक्टली द एफडी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एफडी काइंड ऑफ थिंग जो होगा ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट 12th हाउस 6th हाउस सब देखो, क्योंकि 6th हाउस बैंक है और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, यार पैसा वहां से आप देख सकते हो। आप क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो क्या एक फिक्स्ड एसेट होता है कि भाई मैंने पैसा ना किसी स्कीम में डाल दिया और वहां से मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास एक एश्योरिटी होनी चाहिए, तब तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है, कभी मार्केट तेज होता है, कभी मार्केट डाउन होता है, ये दोनों चीज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी पैसा का फिक्स्ड नहीं आ रहा ना, वहां पर आपका स्पेकुलेशन आ रहा है, ठीक है। तो पंचम भाव से आप कैसे डिराइव करते हो पैसा, स्पेकुलेशन के थ्रू, ठीक है। और अगर पंचम भाव का स्वामी का जो रिलेशन है वो 6 8 12 के साथ बनता है, तो आपको हमेशा स्पेकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रख करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे आपके पैसों का लॉस होने का संभावना बन सकता है, इसलिए आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए कभी भी आपको पंचम का संबंध 6 8 12 से मिलता है स्पेसिफिकली तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात शुरू की थी कि स्पेकुलेशन की बात की, उससे पहले मैंने बात की कि लव अफेयर का मामला है यहाँ पर, ठीक है। पंचम भाव से हम लव अफेयर्स देखते हैं, या मेरा मेरा अटेंशन किसके प्रति है वो भी मैं यहाँ से पंचम भाव से देखता हूँ। तो पंचम भाव में जब भी एफ्लिक्शन आएगी ना, जब भी सिंह राशि पे एफ्लिक्शन आएगी ना, सूर्य के जब ऊपर जब भी एफ्लिक्शन आएगी ना, व्यक्ति किसी के साथ ना अफेयर्स में या लव काइंड ऑफ थिंग के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। एक तो ये प्लेनेट ने आत्मा का कारक है, ठीक है, इसका ये सोल पर्पस अलग होता है एंड चंद्रमा का इमोशनल कनेक्ट अलग होता है, दोनों का लेवल, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। इससे पहले हमने देखा था भाई चंद्रमा का जो भी राशि है, या चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, यहाँ जहां पर कर्क राशि है, वहां पर व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट होता है, ठीक है, वहां पे इमोशंस वर्क करते हैं, वहां पर व्यक्ति जो है अपनी मदर मदर किससे के साथ हम उसको सिग्निफिकेंस को देखते हैं, उसके प्रॉपर्टी के साथ सिग्निफिकेंस को देखते हैं। वहां पे जहां पर भी 4 नंबर की राशि आएगी, वहां पर व्यक्ति लॉजिक नहीं लगा पाता, ठीक है। जहां पर भी 4 नंबर की राशि आएगी, वहां पे व्यक्ति कंफर्ट चाहता है। क्यों कंफर्ट चाहता है? बिकॉज इज ए हाउस ऑफ लग्जरी, ठीक है। लेकिन जहां पे पंचम की बात आएगी, जहां पर लियो की बात आएगी, जहां पे सूर्य की बात आएगी, वहां पर व्यक्ति ना थोड़ा सा मेहनत करता है, शो ऑफ करता है, वहां पे उसका थॉट डिराइव होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये पॉइंट्स हैं। उसका इंटेलिजेंस कैसे वर्क कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, व्यक्ति का उसका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि इट इज अ हाउस ऑफ इंटरेस्ट ना बेसिकली, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो इसका मतलब है जहां पर भी आपका सिंह राशि आएगी, जहां पर भी सूर्य बैठेगा, वहां पर आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो उस एरिया में, ठीक है, आपको वहां से कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है। तो जेर की बात हो गई। अच्छा, ये अगर मैं लियो सिंह राशि की बात करूं, तो मैंने बोला था एफ्लिक्शन जब आती है ना इस राशि के ऊपर, तो आप ना लव अफेयर्स को नहीं मतलब हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। और लव अफेयर्स का कंसेप्ट यानी पंचम भाव के स्वामी का रिलेशन हो, सिम राशि का रिलेशन हो, सूर्य का रिलेशन हो, जिस प्लेनेट जिस हाउस के साथ जाएगा ना, वैसा उसका लव अफेयर या उसका जो रिलेशन है वो मोल्ड होता है, ठीक है। कभी भी जब भी हम लव मैरिज की बात करते हैं, तो वहां पे हम स्पेसिफिकली कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के रिलेशन को ढूंढते हैं, ठीक है। कभी भी हम देखेंगे, अगर ये पंचम भाव सप्तम भाव का रिलेशन भी अगर 6 8 12 के साथ बन रहा है ना, यानी कि व्यक्ति की अगर लव मैरिज होगी, उसके बाद उसके लाइफ में समस्या आएगी। अगर भाई पंच आपको लव मैरिज दिख रहा है चार्ट के अंदर, पंचम भाव सप्तम भाव का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, और आपके साथ उसमें छठे भाव का भी कुछ ना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आपको पता है ना कि लव मैरिज के बाद लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। 8th हाउस दिख रहा है, इलोपिंग की समस्या आती है। भाई किसी का 5 7 8 हो, 5th हाउस 7th हाउस 8th हाउस इन्वॉल्व हो, तो इलोपिंग होगी ना, वो भाग के शादी करेगा ना, ठीक है। किसी व्यक्ति का 5 7 12 आ रहा है, तो आपको पता है कि इस व्यक्ति का नुकसान होगा, या तो ये व्यक्ति को मजबूरी में घर शादी के बाद घर चेंज करना पड़ेगा। 12th हाउस फॉरेन ट्रेवल है ना, अपने घर से दूर जाना है ना बेसिकली, हाँ तो जी। इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है,
कभी भी आप कुंडली देखते हो ना तो बोलता है मैं शादी के बाद ना मैंने फलानी जगह मेरी जॉब लग गई थी, फिर मैं उस जगह घर चला, मतलब मैंने शादी के बाद मैंने घर चेंज कर लिया। पहले मैं नोएडा में काम करता था, फिर मैं बेंगलोर चला गया आफ्टर मैरिज। तो आपको दिमाग में हिट होना चाहिए ना कि ये क्या क्या कंसेप्ट बोल रहा है ये भाई, जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है शादी हुई, शादी यानी सब सेवन्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। फिर वो बोला मेरा मूवमेंट हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। मैं दिल्ली से बेंगलोर गया, कल्चर चेंज किया मैंने, ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। वो जो बोलेगा ना उसको आपको डिकोड करना है। फिर आपने उसको चार्ट मांगना है, चार्ट के अंदर फिर आपको बोलना है, अगर वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी समझता है तो बोलना भाई जो तुम बोल रहे हो ना उससे मेरे को तीन, उसके बाद सात, और उसके बाद आपका ट्वेल्थ, ये कंबाइन दिख रहा है, तो मैं लेट मी चेक कि क्या ये कंडीशन बनता है नहीं बनता। ठीक है। कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कि मेरे मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं मेरे बच्चे के, तो आपको पता है ना उस व्यक्ति का, अगर बच्चे का हेल्थ खराब होगा तो उस व्यक्ति का प्रोफेशन में भी इशू आएगा। ठीक है। अगर उस बच्चे का मतलब उनका सेकंड चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड की तबीयत खराब होगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है, बिकॉज सेकंड चाइल्ड सेवंथ हाउस, उस बच्चे का हेल्थ उससे सिक्स हाउस पहुंच गया ट्वेल्थ हाउस, खर्चा होगा, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मतलब पैसे का नुकसान हो रहा है आपका। ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें पकड़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये जो राशि है, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये राशि हमारे बॉडी के इवेंट में ना हमारे स्टमक को दिखाता है। किसी व्यक्ति का फिफ्थ हाउस में सूर्य हो ना, और वो कहीं किसी मेलिफिक प्लेनेट के एफ्लिक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति के जो स्टमक है वहां पर अग्नि है, और इस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म जो अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है। इसको जो भी खाना ये खाएगा, पत्थर भी खाएगा वो भी ये हजम कर सकता है। ठीक है। जो मैं कहने का अर्थ है कि अगर ये मतलब रफ एंड टफ भी खाएगा तब भी इसका हजम कर लेगा ये, क्योंकि उसका पेट के अंदर अग्नि है, सूर्य की अग्नि है। ठीक है। वहीं पर अगर पंचम भाव पे या सिंह राशि के ऊपर एफ्लिक्शन आता है, तो व्यक्ति का डाइजेशन का समस्या आता है, कुछ ना कुछ डाइजेशन का समस्या रहेगा उसको। ठीक है। पंचम भाव, ये राशि है सिंह राशि, ये राशि ना स्पेसिफिकली मंत्र जाप को दिखाती है, ये मंत्र साधना को दिखाती है, ये वाली जो राशि है। तो आप देखो, किसी व्यक्ति को आपने मंत्र का बताना है कि भाई आप क्या भगवान का मंत्र जाप करो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, जिसको आपको सपोर्ट मिले। तो सूर्य का कनेक्शन जिस ग्रह के साथ है, आप उस ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हो। सिंह राशि के अंदर जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, उस राशि के उस प्लेनेट के रिलेटेड मंत्र का जाप कर सकते हो। स्पेसिफिकली पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके आप मंत्र जाप कर सकते हो। पंचम भाव के अंदर मान लो किसी व्यक्ति का शनि है, तो वो शनि भगवान का पूजा करे ना, वो काली माता की पूजा कर सकता है ना। मंगल बैठा है, हनुमान जी की पूजा करो आप। ठीक है। राहु बैठा है, आप देवी की आराधना करो, किसी उग्र देवी की आराधना कर सकते हो। आप काली माता का फिर से पूजा, दुर्गा माता का पूजा कर सकते हो। आप काल भैरव की पूजा कर सकते हो। गुरु बैठे हैं, भगवान विष्णु सर की पूजा कर ये सकते हो आप। तो सर पंचम भाव शनि का काली माता से आपने हाँ शनि आपने आ, हाँ। एक कहाँ पे है सर, ये मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे। शनि का कोई बात काली नहीं, माता से क्या ढूंढना है, ढूंढना क्या है, मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ना कर लो आप। अगर देखो, दो अच्छा, चीजें हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप, ठीक है, कोई बुक में या कुछ कहीं ना कहीं तो होगा ना सर। हाँ मैं बताता हूँ। जो सैटर्न है ना, सैटर्न का जो एनर्जी है ना, वो मतलब सैटर्न का वर्ण क्या है, वर्ण बताओ आप। उससे आपको आइडिया लगेगा कि सैटर्न का वर्ण ना सांवला है। ब्लैकिश है, हाँ। सांवला है, हाँ। ब्लैकिश है। तो अगर अगर वहां पर कोई उग्र, मतलब सैटर्न ठीक है, सैटर्न के केस में आप भगवान कृष्ण का भी आराधना कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है। लेकिन वहां पे कंडीशन थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, मोटा मोटा। क्योंकि जब भी कृष्ण और विष्णु एक ही है या अलग सोचना नहीं, चाहिए? अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, तो बोथ द डाइटीज है डिफरेंट एनर्जी बेसिकली। क्योंकि जब हम विष्णु भगवान की को सोचते हैं ना, तो वहां पे बुद्ध का एनर्जी आता है। ठीक है। और जहां पर हम शनि को देखते हैं ना, तो वहां पर कृष्ण का एनर्जी आता है, क्योंकि शनि ना भक्ति करते थे, वैसे भक्ति योग करते थे। और भगवान कृष्ण भी ना योग के अंदर काफी निपुण थे, मतलब उनकी उन कलाओं में से एक था। तो जब भी शनि की बात आती है, तब हम भगवान कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं। स्पेसिफिकली जब शनि केतु का कंसेप्ट आता है, चंद्र केतु का कंसेप्ट आता है, तब भी हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ये कैसे होता है। ये काम ऐसे होता है कि मेरे गुरु ने मुझे बताया,
और मैंने आपको बताया, ना मैंने उनको क्वेश्चन किया, और आपके क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है नहीं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा जो सनातन या हमारी जो जो परंपरा है ना, जो पढ़ने और पढ़ाने की जो परंपरा है, उसके अंदर हम ऐसे विश्वास करते हैं। ऋषि पराशर ने अपने शिष्यों को बताया था, उनको याद करवाया था, उन्होंने फिर आगे याद करवाया, और जब से ये परंपरा चलती आ रही है और अब काफी छोटी हो गई है, मतलब बहुत संकीर्ण हो गई है, लेकिन ये ऐसे ही चलता है। ठीक है। अगर मुझे बचपन में पढ़ाया गया कि अगर हवा दिखती नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि हवा होती नहीं है, तो मुझे ऐसे पढ़ाया, मैंने ऐसे पढ़ा और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये आपके पार्ट का R&D हो सकता है कि आप ढूंढ के लाओ कि सर कहाँ पर है, यू हैव टू सर्च। ठीक। तो सैटर्न है, सूर्य है, मान लो सूर्य है। अरे सूर्य का बहुत एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा सूर्य का भी। तो सूर्य में अगर मान लो पंचम भाव में सूर्य ही है, तो टू whom यू विल वर्शिप, एक सिंपल राम। नाम है, राम, लॉर्ड राम। ठीक है। और मतलब सूर्य की जब एनर्जी की बात आती है या सिन राशि की बात आती है ना, तो वहां पर ना आपको एक बड़ा सिंपल सा चीज है, यू हैव टू बी सिंसियर, या यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू कंडक्ट इन अ मॉरल वे। क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है ना, या भगवान राम का जो एनर्जी है ना, वो ना मॉरलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवान राम अगर सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के पास अगर सूर्य की एनर्जी है, तो यू कैन रिलेट डायरेक्टली विद द, मतलब भगवान राम का लाइफ से आप सूर्य को पकड़ सकते हो। कैसे? भगवान राम के सामने बहुत सारे हर्डल्स आए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य जहां पर भी आएगा ना, वहां पर आपके सामने एथिकल एंड मोरल हर्डल्स आएंगे। अभी आप आंखें बंद करो, सूर्य को देखो कि आपका सूर्य किस भाव में है, और आप सोचो मन के अंदर कि क्या उस भाव के संदर्भ में आपके सामने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मोरल हर्डल्स आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे भगवान राम के सामने सूर्पनखाई बहुत सुंदर सा भेष बना करके उनको लालच देने, मतलब अपना रूप दिखा करके उनको मोहित करना चाहा। एक नॉर्मल आदमी होगा, हमारे जैसा नॉर्मल आदमी होगा, तो वो तो पिघल जाएगा, सख्त कहाँ रहेगा। भगवान राम का जो जीवन था ना, भगवान राम का जीवन मर्यादा से जुड़ा हुआ था, मोरालिटी से जुड़ा हुआ था। उनको उनके फादर के वर्ड्स तक को उनको कीप अप करना पड़ा। ठीक है। वो राजा बन सकते थे ना, वो विद्रोह कर सकते थे ना, उनके पास तो पावर था। ठीक है। बाकी भाइयों से ज्यादा एनर्जी था, तो वो विद्रोह कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया। मोरालिटी को उन्होंने सपोर्ट किया। तो जहां पर भी अगर आप ये एक सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको सूर्य अच्छा मिल रहा है ना, तो सूर्य अच्छा मिलेगा, तो इसका मतलब ये वो व्यक्ति मॉरली बड़ा सही कंडक्ट करेगा, मॉरली वो सही कंडक्ट करेगा। सूर्य जिसका खराब होगा ना, वो मॉरली सही कंडक्ट करने से बच सकता है, वो हेरा फेरी करने में आएगा। तो जब भी जहां पर भी आपको सूर्य दिख रहा है, जहां पर भी आपका सिंह राशि है, आपको उस भाव के संदर्भ में कुछ ना कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस आएगी, और वही आपका टेस्ट है। दैट इज योर टेस्ट, कि अब आप कैसा कंडक्ट करते हो। आपका जहां पर सिंह राशि है ना, वहां पर आपको लालच मिलेगा। नाउ इट इज ऑन यू कि आप उस लालच के अंदर पड़ते हो या नहीं पड़ते हो। ठीक है। भगवान वो हम लोग स्टोरीज भी सुनते हैं ना, हम स्टोरीज भी सुनते हैं कि भाई रावण का हर चीज अच्छा था, सुपीरियर देन राम, बट वो कहाँ मारा गया, वो मोरालिटी में मारा गया। एक तो हम बोलते हैं ना घमंड करना, लेकिन घमंड से ज्यादा पता है क्या है, घमंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एथिकल हो या नहीं हो, आपके पास वो धर्म की एनर्जी है या नहीं है। ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको ये साइन मिलेगा ना, वहां पर आपसे कुछ ना कुछ मांगा जरूर जाएगा। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये एरिया ना मैनेजमेंट का भी एरिया है, बाउंड्रीज का भी एरिया है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं भगवान राम के साइड से सारे वर्ड्स निकाल रहा हूँ। ठीक है। भगवान राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा इज इक्वल टू बाउंड्रीज। ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा हुआ कर रहा होगा ना, वो आदमी ना अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करेगा, अपनी बाउंड्रीज में रह करके वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, भगवान राम का एनर्जी भी ऐसा ही है। उनको ना देखो, वो राज परिवार में जिए बड़े हुए, फिर उनको उनको लाइफ के अंदर हर्डल्स आया। अच्छा, ये भी बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
जो कि आपको सीखना है। वो क्या सीखना है कि जब मुझे पता लग गया है कि भाई भगवान राम के साथ सूर्य को का एनर्जी कनेक्टेड है, तो आप देखोगे कि जब भी भगवान राम के लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, उससे पहले भगवान राम ने ना फॉरेस्ट का विजिट किया है। शादी हुई, भगवान भगवान राम का विवाह हुआ ना, स्वयंवर हुआ ना, तो वो भी एक काइंड ऑफ फाइट था ना। वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे राजा भी आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे। हम तो माइथोलॉजी में सुनते हैं कि रावण भी गए थे वेश बदल के। तो आप सोच के देखना, एक्चुअल में क्या भगवान राम वो स्वयंवर के लिए गए थे क्या? नहीं। ऋषि वशिष्ठ उनको वो अपने यज्ञ की, हवन की जो सुरक्षा है ना, उसको करने के लिए लेके गए थे। वो तो वशिष्ठ जी घूमते घूमते नेपाल पहुंच गए, वहां पे राजा जनक के दरबार में पहुंच गए, और वहां पे एज अतिथि वहां पे बैठे। तो वो बात उनके पौरुष पे आई, उनके कुल पर आई कि भाई यहाँ पर क्या कोई मतलब ऐसे राजा नहीं है, मतलब क्षत्रिय राजा नहीं है जो मतलब ये धनुष उठा सके। तो बात कहाँ पर आई? उनके पौरुष पे आई। यानी कि जहां पर भी आपको ये राशि दिख रही है ना, वहां पर आप एक्सेल कब कर सकते हो? व्हेन समवन चैलेंज यू। इफ समवन चैलेंज यू, क्योंकि वो चैलेंज सिर्फ आप पर नहीं, आपकी चेयर पर है। मतलब चेयर इन द सेंस आपको कुल पे या आपका एफिशिएंसी पे, आपके स्किल के ऊपर चैलेंज है। तो जब भी आपके स्किल पर चैलेंज आएगा, इस राशि जहां पर भी ये राशि है, सिम राशि है जहां पर सूर्य है, जहां पर भी वो चैलेंज आएगा और वो अच्छे स्थिति में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, एफ्लिक्शन में नहीं है, और चैलेंज मिल रहा है आपको, यू विल डू मिरेकल इन दैट केस। आप इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करने की क्षमता रखते हो। आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप अपना एक्सेलेंट रिजल्ट निकाल के दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ चैलेंज ओनली। दूसरा, जब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको हमेशा टेस्ट केस पास करना हो रहा है। आपको आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप राक्षसों को मार रहे हो, फिर आप पहुंच गए मतलब विवाह के एरिया में पहुंच गए, आपने शादी कर ली, फिर आप वापस आ रहे हो, यू आर गोइंग टू बी ए राजा। पर बिफोर दैट सेरेमनी फिर आपको आपको कहाँ भेज दिया? फिर आपको भेज दिया एक फॉरेस्ट में 15-14 साल के लिए। ठीक है, फिर आप उस फॉरेस्ट के एंड में, वो टाइम के एंड में आप क्या कर रहे हो? अब बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हो विदाउट एनी आर्मी। फॉर्मल आर्मी नहीं, आपको मतलब आपको आपके कुल का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप सपोर्ट ले रहे हो लोकल एरिया से। यानी कि ये जो आप थॉट प्रोसेस देखो। ठीक है, कि मैं छोटी से छोटी चीज को भी मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मैं छोटे लेवल से भी आगे बढ़ सकता हूँ। इट मीन्स ये राशि आपको मैनेजमेंट स्किल्स दे सकती है, देती है मैनेजमेंट स्किल्स। आप अपनी लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर यू कैन डू एक्सेल, मतलब आप एक्सेल कर सकते हो। ये सिर्फ भगवान राम के लाइफ से हमें सिर्फ ये नहीं सीखना होता, रामायण ही नहीं देख बस पढ़ना ही नहीं होता, हमें सीखना भी है, उसको अप्लाई भी करना है, और एस्ट्रोलॉजिकली अप्लाई करना है। यानी कि जब भी आप फॉरेस्ट विजिट कर रहे हो ना, जब भी आप फॉरेस्ट विजिट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के लेकर आ रहे हो। इससे आपको की पॉइंट क्या मिलता है? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज अ की पॉइंट भगवान राम के और सूर्य की और सिंह राशि की, इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो व्हाट इज अ की एलिमेंट आउट ऑफ दैट? क्या आप टेक्निक निकालोगे इसमें से? मजेदार टेक्निक निकलेगी। सब सोच के देखो। आपको मैं इस वाले ये जो की पॉइंट है ना, कि आपको फॉरेस्ट जाना है, फॉरेस्ट जाना है, यानी कि यू हैव टू बी नेचर। जहां जब भी आपको सिंह राशि जहां पर भी है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपको इश्यू आ रहा है, ठीक है, उस भाव के जीव के साथ किसी नेचुरल हैबिटेट में जाओ। ये कंडीशन ये बता रहा है। भगवान राम कभी भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर अकेले नहीं गए। पहले वो गुरु के साथ गए थे, भाई के साथ गए थे, दोबारा भी उनका वाइफ और उनका भाई उनके साथ था। इससे बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं। पता है क्या? सूर्य का कॉम्बिनेशन जब गुरु के साथ होता है ना, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलता है लाइफ के अंदर। सूर्य का कनेक्शन मंगल के साथ है ना, यू विल फील एनर्जेटिक। जब मतलब लक्ष्मण जी को जब प्रॉब्लम आया, लक्ष्मण जी को जब इश्यूज हुए ड्यूरिंग द युद्ध, तो भगवान राम क्या बोलते? मेरी तो शक्ति ही चली गई। व्हाट व्हाट दैट इन्फर्स? इट इन्फर्स सूर्य प्लस मंगल
अगर मंगल हट रहा है, मंगल वीक पड़ रहा है, मंगल क्या है, बाहुबल है ना। सोचो भगवान राम ने क्या बोला कि भाई मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शक्तिहीन हो गया हूं, मेरी तो शक्ति ही खत्म हो गई है, अब मेरे लाइफ में मैं कैसे जीऊंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो सूर्य भगवान राम है, मंगल उनका छोटा भाई है। ठीक है। तो एनर्जी आपको प्लस करती हुई दिखेगी। सूर्य मंगल का एनर्जी यानी कि बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है, यू कैन फाइट विथ करेज। ठीक है। अच्छा, ये जो राशि है, ये राशि का एनर्जी ना क्लॉक से भी है। इस राशि का एनर्जी ना टाइम से भी है। क्योंकि आप देखोगे जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ना टाइम मशीन बनाया। टाइम मशीन इन द सेंस कैलेंडर टाइप का कंसेप्ट बनाया। और हमारा जो खुद का जो हमारा पंचांग सिस्टम है, या जो ये एक घड़ी होती है, वो सूर्य की एनर्जी पे वर्क करती है। वो सूर्य की रोशनी के या सूर्य की जो परछाई होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। और पहले के लोग ना सूर्य की परछाई को देख करके टाइम डिपिक्ट किया करते थे। अब हमें नहीं आता वो कंसेप्ट, तो शायद वो विधा लुप्त हो गई है, या कुछ ही लोगों को ही आता होगा। तो वो घड़ी के सूर्य की पर से बनने वाली परछाई को देख करके डिपिक्ट करते थे कि ये भाई कैसा टाइम है। ठीक है। तो सूर्य का एनर्जी ना आपके काल चक्र से भी जुड़ा हुआ है। ठीक। अच्छा, सन के सूर्य इस ये जो राशि है, मैं हमने काफी सारे बात की, बाउंड्रीज की बात की, मैनेजमेंट की बात की, लव अफेयर्स की बात की, हमने स्टमक एरिया की बात की, मंत्र शक्ति की बात की। ये राशि का और भी कई सारा कंसेप्ट है, सूर्य का और भी कई सारा कंसेप्ट है। उसमें सूर्य को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो सन का जो एनर्जी रहेगा ना, वो हमेशा कैसा बोलता है कि भाई मैं आई एम द पावरफुल वन, मैं ना पावरफुल हूँ। ठीक है। मैं रॉयल हूँ। मतलब ये एनर्जी वर्क ही ऐसे करती है। सूर्य का एनर्जी जो है वो रिस्पेक्ट चाहता है। मतलब सूर्य चाहे पंचम भाव हो, वहां पे व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहेगा। जहां पर सिंह राशि बैठेगी वहां पर व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहेगा, ऑनर चाहेगा, पोजीशन गेन करना चाहेगा। सूर्य जो है ना, सूर्य का एनर्जी ना गोल्ड से भी आता है। सूर्य का एनर्जी गोल्ड से भी आता है। अच्छा, मुझे एक ऐसा इवेंट बताओ जहां पर ना भगवान राम के लाइफ में गोल्ड का यूज हुआ है। तो ऐसे इवेंट है जहां पर भगवान राम की लाइफ में गोल्ड का यूज हुआ है, कोई मुझे बताओ। सीता माता को गोल्ड का। रिंग दी है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। और गोल्ड का, सीता माता ने गोल्ड नीचे डाला था। उनके जेवर से ही भगवान राम को पता चला कि बहुत ये बढ़िया। डायरेक्शन में जा रहे हम्म एक मेजर चीज आप भूल रहे हो अभी। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी सूर्य का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ बन रहा है ना, व्यक्ति को आत्मिक रूप से, आत्मीय रूप से ना गाइडेंस मिलती है। और आप लोगों ने, जब मैंने आपको कैट पढ़ाया था तो मैंने बोला भी था कि कभी भी सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है ना आपके आपके चार्ट के अंदर, तो यू शुड हैव, योर फैमिली विल हैव अ डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन यू। अगर आपको याद हो, सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम बोलते हैं कि परिवार पर डिवाइन ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंसोगे ना, तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो। भगवान राम को क्या प्राप्त हुआ, सुग्रीव से गोल्ड प्राप्त हुआ। वो गोल्ड किसका था, वो गोल्ड या जो मुंद्रिका थी, या जो भी माता सीता के जो गहने थे, वो कहाँ से, वो हम मान के चल रहे हैं गोल्ड था। तो मेटल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, गुरु। गोल्ड इन द सेंस वो गुरु का एनर्जी है। ठीक है। एक इवेंट और है जो आप मिस कर रहे हो। ये पूरा का जो पूरा चक्र है ना, पूरा पूरा जो साइकिल है, राम रावण की जो ये वॉर था, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आप मिस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड। सोचिए। हिंट दूं। एक हिरण आया था, एक हिरण आया था। मारिच सोने का हिरन बन के आया था वो। यस, 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 सोने का हिरण। भगवान राम कह रहे हैं, ठीक है, भगवान राम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई हिरण होता नहीं है। ये कोई हो सकता है किसी राक्षस की माया हो। भगवान राम कह रहे हैं। ठीक है, ये माया हो सकती है।
लेकिन माता सीता कह रही नहीं मुझे तो चाहिए। तो ये स्टोरी का जो लाइन है ना, ये पोर्शन है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि व्यक्ति को स्पेसिफिकली सूर्य जो है ना, वो सही गलत का अंतर कर पा रहा है। क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं? सूर्य जो है ना, वो सही गलत का अंतर कर पा रहा है। लेकिन माया है ना, माया क्या होती है? माया होता है राहु। लेकिन माया के केस में भी व्यक्ति कई बार फंस जाता है। तो सूर्य को जब जब सूर्य को ग्रहण की बात करते हैं या हम ग्रहण योग की बात करते हैं, तो वहां पर हम सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ठीक है, कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत आगे लेके जा सकता है, बहुत आगे। लेकिन वो बस थोड़ा सा सही सही वे में लगता हो। ठीक है, अदरवाइज सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन लगता है ना, और वो सही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो व्यक्ति को क्या है, उसको थॉट्स और बहुत सारे एंगल को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उन मौकों को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो स्वर्ण मृग का कंसेप्ट आया था, वहां से फिर स्टोरी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। दे आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट वेरी हैप्पीली। ठीक है। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं माया आई, राहु का कंसेप्ट आया, तो व्यक्ति वो फिर समस्या आई। तो जो पूरी कंडीशन है ना सूर्य की कंडीशन की, जब हम बात करते हैं तो सूर्य को क्योंकि सूर्य राजा है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब राजा ही है। तो जब भी हम पंचम भाव की बात करते हैं ना कहीं हमारा ना बॉस के साथ भी, या सूर्य का एनर्जी जब भी बात करते हैं तो हमारे बॉस के साथ, हमारी हायर अथॉरिटीज के साथ भी हमारा रिलेशन आता है। ठीक है। सूर्य जो है ना वो राजा है, सूर्य जो है वो पिता है। सूर्य जो कारका ऑफ, फिक्स कारक ऑफ फादर। सूर्य जो है वो हमारी हायर अथॉरिटीज है। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है। तो गवर्नमेंट, पिता, ये सब के सब ना सूर्य से जुड़े हुए आते हैं। सूर्य का एक ये राशि का एक और एनर्जी है, ये जो सिंह राशि है ना, ये सिंह राशि या सूर्य का जो एनर्जी है वो हमारे इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड है। क्योंकि अ, सूर्य के पास वो तेज है, सूर्य के पास वो एनर्जी है जहां से हम मतलब रीगेन कर सकते हैं, या हम अपने आप बॉडी को ठीक रख सकते हैं। ठीक है। सूर्य के पास ना एक एनर्जी और है, एक उसके नक्षत्र के पास एक एनर्जी है रीजनरेट करने की। अच्छा, सूर्य के नक्षत्र बताइए मुझे, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृतिका, प्रीतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुन। उत्तर फाल्गुन। हाँ ठीक है। इसमें से एक नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है ना। ये नक्षत्र को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने प्लैनेट्स कवर कराए थे तब भी मैंने पढ़ाया था। कृतिका नक्षत्र जो है ना सूर्य का, ये एक स्पेशल नक्षत्र है। ये नक्षत्र ना व्यक्ति को ना मतलब आउट ऑफ मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में डाल सकता है। हालांकि सूर्य जो है डेट इज अ कारक ऑफ बाउंड्री, डेट इज अ कारक ऑफ मैनेजमेंट। सिंह राशि जो है वो मैनेजमेंट को दिखाती है, बाउंड्रीज को दिखाती है। लेकिन सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के पास जो एनर्जी है ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है। लेट मी चेक। आपने मुझे बताया कृतिका नक्षत्र ना, अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी भरणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा ऋषभ मघा लगन पूर्व। में आता है। हाँ, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा। ठीक है। तो कृतिका नक्षत्र आ गया आपका। और कृतिका नक्षत्र जो है वो स्पेसिफिकली आपको ये एनर्जी देता है, आईवीएफ का एनर्जी देता है। किसी व्यक्ति को आईवीएफ का है ना, आईवीएफ का काम करवाना है, तो उसको बोलना चाहिए कि आप ना कृतिका नक्षत्र को चुनो। क्योंकि कृतिका नक्षत्र ना कहीं आईवीएफ जैसी जो एनर्जी या जो काम है, वर्क है, उसको ना प्रमोट करता है या उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये आईवीएफ वाला कंडीशन बहुत चल रहा है, बहुत। हमारे दिल्ली में तो काफी सेंटर्स आईवीएफ के खुल गए हैं। तो पुअर लाइफस्टाइल की वजह से व्यक्ति को समस्या होती है, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम में आता है। तो कृतिका नक्षत्र में पढ़ रहा हूँ, कृतिका नक्षत्र जो कहता है कि आप कृतिका नक्षत्र में कृतिक मतलब कट करने वाली बात बताता है, लेजर शार्प ऑब्जेक्ट्स दिखाता है। ठीक है। कृतिका नक्षत्र जो है उसका जो एनर्जी है मेष और वृषभ राशि के अंदर पड़ता है सूर्य का नक्षत्र। ठीक है। इलिसिट अफेयर्स को ये दिखाता है। ठीक है। चीटिंग को दिखाता है, स्पर्म्स को दिखाता है, एंड आईवीएफ को दिखाता है। ठीक। सेरोगेसी को दिखाता है। रूलिंग डायटी शिव एंड कार्तिकेय। तो सर इस, हाँ जी, इसमें एक पूछना था
हाँ जी। चंद्र इस नक्षत्र में होना चाहिए, या लगन इस नक्षत्र में होना चाहिए, या सूर्य इस नक्षत्र में होना चाहिए? ये तीनों में से अगर समझो किसी का लगन चंद्रमा। सूर्य हाँ चंद्रमा चंद्रमा का देखो, हम जब भी हम पढ़ते हैं ना, हमें पता है कि भाई कभी भी चंद्रमा का राहु के साथ या शुक्र का कंडीशन राहु के साथ बनता है तो इलिसिट, या शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ बनता है तो इलिसिट रिलेशंस का कंडीशन बनता है। इन केस अगर शुक्र किसी व्यक्ति का कृतिका नक्षत्र में है तो आपको पता है ना कि इस व्यक्ति के पास एनर्जी कैसी है एक्चुअल में। इस व्यक्ति के पास जो एनर्जी है वो एक तो सन का एनर्जी है, ठीक है, चंद्रमा का एनर्जी है। चंद्रमा का खैर एनर्जी हो गई क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा जो है उस नक्षत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने कल भी लास्ट सेशन में बताया था, चंद्रमा इज अ जल कारक, मतलब जल का द्योतक है, और जो जल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है ना तो आप कुछ इलिसिट रिलेशनशिप वाले कोई चार्ट्स उठाओ, कहीं से आपको मिलते हैं, किसी का पता लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा डेटा निकालो कहीं से, और 4-5 चार्ट्स निकाल के देखो, वहां पे आप देखो कि व्यक्ति का चंद्रमा या शुक्र का कॉम्बिनेशन कृतिका नक्षत्र के साथ तो नहीं आ रहा। ठीक है, उससे आपको थोड़ा ज्यादा स्टडी करने में आइडिया लगेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी बेसिकली। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो हमने बात किया भाई पावर पोजीशन सब कुछ ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा होता है इस सूर्य के अंदर। सूर्य अगर कहीं ना कहीं उच्च का है, ठीक है, उच्च का मतलब वो अगर एक नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपको पता है सूर्य को एनर्जी कहाँ के मिल रही है, मंगल की मिल रही है। ठीक है, अब ये राजा है और एक जिद्दी राजा है, एक अड़ियल राजा है, यानी कि इसके बाद ईगो भरपूर में है, पूरी पूरी मात्रा में है। इसलिए आप कभी भी किसी भी सूर्य उच्च वाले व्यक्ति के साथ ना बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करो मत। रीजन बीइंग, सूर्य का एनर्जी या जो ये राशि का एनर्जी है ना, ये ना रॉयल वाला है, रॉयल वाला। ठीक है, तो होगा क्या, ये राजा है ना, राजा को सबको समान लेके चलना पड़ता तभी वो राजा है। ठीक है, तो राजा समय आने पर ना अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो उसके साथ भी एक प्रॉपर तरीके से वो व्यवहार करेगा। अगर राजा के दोस्त ने भी चोरी करी होगी ना, उसके भी हाथ कटवाएगा वो। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, उच्च का सूर्य ना दोस्ती के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। एक कंडीशन बनता है, अच्छा चलो उच्च की बात तो मैंने बता दी आपको कि भाई चलो उच्च का जो सूर्य है ना वो दोस्ती के लायक नहीं होता, वो उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है। ठीक है, सूर्य अगर नीच का है मान लो, ठीक है, सूर्य नीच का है, तो आपको क्या लगता है सूर्य कैसा व्यवहार करेगा? सूर्य अगर 7 नंबर की राशि में है तो वो नीच, अपनी नीच राशि में है, डिग्रीज में भी मान लो क्लोज है, अपनी निचता के अंशों के आसपास है, तो वो खराब प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम दे सकता है। एक मिनट रुकिएगा। सर उसको डिफेम हो सकता है, उसका उसी सुपीरियर से जमेगा नहीं, प्राइड जो उसके जो गुण है, ताकतव है, उसमें कमी आएगी। फेम चाहिए, उसमें कमी किस आएगी। चीज में? हाँ ठीक है, ओके, सूर्य इज अ कारक ऑफ नेम एंड फेम, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और बोलो, और और निकालो। उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो कम होगी। फिर हम्म उसको हम्म हार्ट हम्म का डिसीज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। सूर्य इज अ कारक ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो, डू यू नो दैट? सच। हम सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं? हम चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा इज डूइंग सेक्रीफाइस, है ना। चंद्रमा जो है वो नर्चर होता है, चंद्रमा मदर होती है, मदर सेक्रीफाइस करती है। हम ना पिता को भूल जाते हैं, मतलब सूर्य को हम भूल जाते हैं। सूर्य हाँ। भी सेक्रीफाइस करता है। सूर्य सेक्रीफाइस क्यों करता है? क्योंकि भगवान राम ने सेक्रीफाइस किया। किसके लिए किया? अपने फादर के लिए किया, अपने फादर के वर्ड्स के लिए किया। ठीक है, किंगडम किंगडम को सेक्रीफाइस कर। हाँ, किंगडम को सेक्रीफाइस किया, मतलब भगवान राम ने क्या छोड़ दिया, देखो ना, अयोध्या छोड़ दी। और जब वो फॉरेस्ट गए, रावण को हराया, वापस राजा बने। ठीक है, उनको दोबारा, यानी कि सूर्य का कंडीशन सेम राशि जहां पर भी है वहां पे आप कब आगे बढ़ोगे? व्हेन यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस समथिंग। उस भाव के कारकत्व को जब आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो ना, देन यू विल ग्रो। ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा टेक्निक है। नहीं जानते लोग, आपसे आज से पहले क्या आप लोग जानते थे? और मतलब 4-5 लोग हैं, बाकी लोग सुनेंगे बाकी वीडियोस, जो लोग सुनेंगे वो जानेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शनाव जी आर यू देयर? शनाव जी आर यू देयर? जी सर। सर, हैव यू हर्ड ऑफ
दिस टेक्निक कि वेर एवर द सन इज प्लेस्ड, वेर एवर दिस लियो साइन प्लेस्ड, वहां पर हमें सेक्रीफाइस करना है, तब हम आगे ग्रो करेंगे। नहीं सर, आज ही पता चला मैं। कांट बी रिलेटेड, ये रिलेट करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान है ना, कितना आसान है ये रिलेट करना। कि भगवान राम ने जब भी सेक्रीफाइस किया, जब भी वो जंगल में गए, फॉरेस्ट में गए, तब उनको फेम मिला, तब उनको कुछ ना कुछ उन्होंने गेन किया, एक बार रिलेशनशिप गेन किया, एक बार राज गेन किया। ठीक है, तो ये चीज हमेशा रखनी है दिमाग में। सूर्य नीच का होना बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ कैसे। हमें लगता है कि सूर्य नीच का होगा ना तो हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो हम उसको ना डिपेक्ट नहीं कर पा रहे। सूर्य नीच का देखो कैसे है, सूर्य नीच का कैसे है, 7 नंबर का राशि में है ना, 7 नंबर की राशि में है ना सूर्य नीच का। जी यस जी। यस। व्हाट दैट साइन सिग्निफाई, वो क्या सिग्निफाई करता है? बैलेंस। ओके, बैलेंस, ठीक है। और निकालो, और निकालो, 7 नंबर की राशि का एक एनर्जी बहुत बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, वाइफ, स्पाउस। अच्छा। ठीक है, बैलेंस स्पाउस एंड बोला बोला स्पाउस, बैलेंस, पार्टनरशिप। 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 सिर्फ पार्टनरशिप को पकड़ते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप को। ठीक है, भगवान सूर्य के साथ पार्टनर कौन रहे? लक्ष्मण जी रहे। ठीक है, वशिष्ठ जी के साथ भी लक्ष्मण जी गए, मतलब वो हमेशा उनके साथ रहे। ठीक है, लक्ष्मण जी को प्रॉब्लम आया ड्यूरिंग द वॉर, यस। लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हुए, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज। तो अहिरावण उनको ले गया पाताल लोक में, दोनों को, राम जी को, लक्ष्मण जी दोनों को लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज रहे। यस। ठीक है, अब बात समझने में बहुत गहरी बात बोलूंगा। ठीक है, सूर्य और भगवान राम सीता के साथ गए, मतलब वनवास में रहे। ठीक है, उनको, भगवान राम को इश्यू आया, क्योंकि क्यों आया इशू? क्योंकि भाई माता सीता को, यानी शुक्र को कोई ले गया। ठीक है, उनका किडनैप हो गया। ठीक, तो उस केस के अंदर, यानी कि सूर्य जिसका पार्टनर बन रहा है ना, सामने वाले को ना कुछ इश्यूज आ रहा है। 7 नंबर का जो है ना केस, वो ना पार्टनरशिप का। लेकिन बढ़िया मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि भगवान राम ना हम्बल रहे हमेशा। ठीक है, हम्बल रहे हमेशा, उन्होंने कभी भी अपने हम्बल नेचर को कभी छोड़ा नहीं, ऑड्स में भी नहीं छोड़ा। ठीक है, एक बार उन्होंने अपने हम्बल एटीट्यूड को छोड़ा था। कोई मुझे बता दो कि वो टाइम ऑफ मूवमेंट क्या था जब उन्होंने अपने हम्बल एटीट्यूड को छोड़ा था? सर जब वो समुद्र का पूजा ट्रू, करने। ओके, एग्रीड, यही पॉइंट था। उन्होंने, वो गुस्सा हो गए थे भगवान राम, वो पूजा कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे कि भाई सूर्य देवता से समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि आप मुझे, मेरे को मार्ग दे दो। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा गुस्सा हो गए ना, तब उन्होंने अपना हम्बल एटीट्यूड छोड़ा था। अदरवाइज आप पूरा पढ़ोगे, माइथोलॉजी पढ़ोगे, पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे, तो आपको भगवान राम गुस्सा होते हुए नहीं दिखेंगे। एक बार राम गुस्सा एक बार और हुए थे। बताओ वो इवेंट क्या था, वो जब गुस्सा हुए थे भगवान राम? मैं बताता हूँ। जब भगवान राम का और जो काल थे, उनका मीटिंग चल रहा था। काल जो थे, यमराज जो थे, वो साधु का वेश बन के आए थे। उन्होंने वरदान मांगा था कि भाई आपकी मेरी मीटिंग एकांत में होगी, कोई आएगा तो मृत्युदंड दोगे। ठीक है, तब लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए, मतलब लक्ष्मण जी को आना पड़ा था, बहुत एक सरकमस्टांस ऐसा हुआ। भगवान राम गुस्सा हो गए थे कि भाई जब मैंने तुमको आदेश दिया कि तुमने मेरा आज तक कोई आदेश नहीं, मतलब मेरा उसको डिसोबे नहीं किया, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे आदेश का डिसोबे करके तुम अंदर आ गए। तब भगवान राम गुस्सा हुए थे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या आता है, कंसेप्ट जो हमारा टेक्निक है ना, वो टेक्निक क्या बन रहा है? हमारा टेक्निक बन रहा है कि जब भगवान राम को जब गुस्सा आता है ना, तो यानी सूर्य जब एग्रेशन में आएगा ना, तब वो हार्म करेगा। लेकिन वो एक्चुअल में हार्म कहीं, मतलब फिजिकल हार्म कहीं कभी नहीं हुआ, लेकिन वो हार्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य इज अ प्लेनेट ऑफ फायर। सूर्य का जो एनर्जी है ना, वो फायर एनर्जी है। सन का एनर्जी फायर है। तो इससे एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जब जब सूर्य किसी भी अग्नि तत्व राशि में होगा,
सूर्य विल डू ओके काइंड ऑफ थिंग। अब आपको पता है कि सूर्य का अग्नि तत्व राशि क्या क्या है। 1, 5, 9, यानी कि एक नंबर की राशि में वो तो एग्जॉल्टेड होता है, 5 नंबर उसका खुद का राशि है, और 9 नंबर की राशि गुरु की राशि है। ठीक है, तो 1, 5, 9 में जब भी सूर्य जाएगा ना, अग्नि तत्व राशि में जब भी जाएगा ना, सूर्य विल डू गुड थिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर सूर्य जल तत्व राशि में जाएगा ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकता है। 4, 8, 12 के अंदर सूर्य का जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। काल पुरुष की कुंडली में 12 नंबर के भाव में, यानी कि सूर्य जब भी 12 नंबर के भाव में जाएगा ना, सूर्य विल बी इन अ मरण करण एरिया। सूर्य 12 नंबर की राशि में या 12th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ये सिंपल सा एक टेक्निक है, लिख लो इसको, याद कर लेना कि 12 नंबर के भाव में जब भी सूर्य होंगे, यानी कि 12 नंबर के भाव में अगर सिंह राशि भी आएगी, तब भी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगी। सूर्य इज अनेबल टू परफॉर्म, सूर्य अपना एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, 4, 8, 12 कोई भी हो। हाँ जी राशि कोई भी हो। सर, 4, 8, 4, राशि या 12वां भाव। 4, 8, 12 की राशि एंड 12th हाउस बोथ मैं बोल रहा हूँ। एक तो कर्क राशि बोल रहा हूँ, एक वृश्चिक राशि बोल रहा हूँ, और एक मैं आपको मीन राशि बोल रहा हूँ। ये तीनों राशि ना जल तत्व राशियां हैं। जल तत्व राशि में अग्नि, सूर्य इज अ फायर ना, बेसिकली सूर्य इज फायर, सूर्य इज ईगो, सूर्य इज पावर। तो यहाँ पर जब भी सूर्य का एनर्जी जाएगा ना, ठीक है, वहां पर व्यक्ति को समस्या आएगी। ठीक है, 12th हाउस में सूर्य होंगे ना, तो वो मरण करण स्थान में कहे जाते हैं। 12 नंबर की राशि में सूर्य जाएंगे ना, तो वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। रीजन भी, 12 नंबर की राशि गुरु की राशि है, गुरु का आश्रम है, और सूर्य का जा रहे, सूर्य राजा है। राजा जब गुरु के आश्रम में जाएगा तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा, गुरु से घमंड में बात नहीं कर सकता, भले कितना भी पावरफुल हो, कितना भी एनर्जी हो। क्यों? उसे पता है गुरु नाराज हो गए, श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे यहीं पर ही। तुम भले ही अग्नि के द्योतक हो, लेकिन फिर भी भस्म हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मीन संक्रांति होती है ना, मीन संक्रांति, जब मीन राशि में सूर्य एंटर करते हैं, या जब धनु संक्रांति होती है, जब धनु राशि में सूर्य एंटर करते हैं, उस ड्यूरेशन में हम बहुत ज्यादा शुभ काम नहीं करते हैं। ठीक है, उस ड्यूरेशन में हम बहुत ज्यादा कोई शुभ काम नहीं करते। मुझे पता है कि सूर्य इज ना इन अ स्टेट जहां पर वो अब थोड़ा कम परफॉर्म करेगा। मतलब सूर्य जो है अच्छा है 9 नंबर की राशि में, लेकिन फिर भी वो उसका एनर्जी जो है ना, वो गुरु के आगे झुका होता है। ठीक है, जब भी सूर्य किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम में होता है या सिंह राशि को एफ्लिक्शन हो, उस भाव के जीव को आपने भगवान राम के टेम्पल में जरूर लेके जाना है। सूर्य किसी का वीक हो, सूर्य किसी का वीक हो, यू हैव टू विजिट लॉर्ड राम प्लेस। आपको राम नाम का जाप करना है। ठीक है, आपको भगवान मतलब सूर्य को स्पाइसेस, चिली फ्लेक्स पानी में डाल के मतलब अर्पित करने हैं। कैसे होते हैं वो? एक 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 साइकिल टाइप है, एक एनर्जी एनर्जी टाइप है, 40 सीट्स का एनर्जी होता है। जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य का इशू हो, सूर्य एफ्लिक्शन में हो, आपको सूर्य को प्लीज करना है। सूर्य को प्लीज करने का मतलब क्या है? यू नीड आरोग्य, आपको आरोग्य चाहिए, आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको अपनी फैमिली का सुख चाहिए। मतलब सूर्य इज अ फैमिली ना, आपको अपनी फैमिली का कोई इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको एक रिचुअल फॉलो करना है। रिचुअल शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द संडे ओनली, संडे से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? आपको 40 दिन तक लगातार भगवान सूर्य को कॉपर के वेसल में, कॉपर के लोटे में डाल के, पानी डाल के आपको अर्पित करना है। लेकिन जब जल आप अर्पित आप उनको करोगे, तो उसमें 40 रेड चिली फ्लेक्स के जो सीड होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट गोल गोल से, वो डाल करके अर्पित करना है। थोड़ा सा कुमकुम भी मिला सकते हो उसमें, कोई इशू नहीं है। और आपको वो जल भगवान सूर्य को सुबह के टाइम में अर्घ के रूप में देना है। ये रिचुअल 40 डेज आपको लगातार करना है। दिस रिचुअल विल हेल्प यू कि अपना आरोग्य डेवलप, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। आपके जो जो फॉल्स प्राइड होता है ना, एक तो प्राइड, एक तो फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड को खत्म करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है,
आपको आपकी फैमिली में सुख शांति डेवलप करने में हेल्प करेगा। हालांकि सूर्य भगवान की खुद की फैमिली डिस्टर्ब थी, ठीक है, उनका वाइफ के साथ इशू था, उनका सन के साथ इशू था। तो भगवान सूर्य का लाइफ जो था, मैरिड लाइफ जो था या फैमिली लाइफ था, वो डिस्टर्ब था। उसका पीछे रीजन क्या था? उनका उनका एंग्री बिहेवियर, उनका इगोइस्टिक बिहेवियर। सिमिलरली पैरेलली भगवान राम का मैरिड लाइफ पे आ जाओ। राम का मैरिड लाइफ के अंदर भी काफी इश्यूज आए, ठीक है। वाइफ को उनको छोड़ना पड़ा, ऐसा माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, मतलब उनको इश्यूज आए। तो आप पैरेलली आप देख सकते हो, भगवान जो सूर्य भगवान है उनका वाइफ भी उनसे दूर गई, ठीक है। और फिर भगवान राम के मैरिड लाइफ में भी मतलब उतार चढ़ाव आए, ठीक है। इतना इजी नहीं रहा लाइफ, मैरिड लाइफ। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपने, उस ये पॉइंट को पकड़ के चलना है कि अगर सूर्य के राशि में शुक्र आ रहे हैं या सूर्य शुक्र की राशि में जा रहे हैं, तो यू विल फील देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप एंड अ मैरिड लाइफ। ये टेक्निक है, इस टेक्निक को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सर इशू मेरा है। तो शुक्र सूर्य राशि में ही है और सूर्य के साथ ही है, तो मेरी तो मैरिड ही नहीं हुई, तो मैरिड लाइफ कहाँ से? हाँ मतलब हाँ, मैं डिस्टरबेंस की बात करें ना, सूत्र है ये, ठीक है, ये इशू आता है, ठीक है। आपके मैरिज ना होने के पीछे और भी सारे कारण हो सकते हैं, है ना, लेकिन उनमें से ये एक कारण है। दिस ओके। वुड बी अ रीजन आउट ऑफ मेनी अदर रीजंस, ठीक है। शुक्र जो है ना, वो ना गेहूं है, गेहूं, ठीक है। गेहूं का जो प्रॉपर गेहूं, मतलब जो पिसा हुआ नहीं होता, डेट जो वीट होता है ना, वीट ग्रेन जो है बेसिकली, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य। तो कभी भी आपको सूर्य को स्थापित करना है तो आप गेहूं स्थापित कर सकते हो, आप गेहूं रख सकते हो उस एरिया में। कॉपर के कटोरी में, कॉपर के वेसल में, कॉपर के लोटे में आप अगर गेहूं भर के रखोगे, डेट इज प्योर सूर्य एनर्जी, ठीक है, हार्डकोर सूर्य एनर्जी है वो, ठीक। तो आपको कभी भी सूर्य को प्लीज करना है तो उसके लिए आपको हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि सूर्य का ना जो लाइफ है, सूर्य का जो साइकिल है, डेट इज डिजाइंड इन अ सच अ वे कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वो टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्डेड है कि हाँ भाई, इस समय सूर्य उदय होगा, इस समय सूर्य अस्त होगा, और रिकॉर्डेड है पंचांग के अंदर। तो इसीलिए जब भी सूर्य का इशू होता है ना, व्यक्ति ना स्पेसिफिकली लेट आता है। जब भी सिंह राशि का इशू आएगा ना, तब व्यक्ति ना लेट आएगा अपने वर्क प्लेस पे स्पेसिफिकली, या लाइफ मतलब जो भी वो काम करता है वहां पर उसको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। सूर्य किसी व्यक्ति का देखना है ना कि खराब है या कैसा है, ठीक है। सूर्य स्टेशनरी होता है, मतलब हम समझते हैं सूर्य इज मूविंग इन पंचांग, इन हमारा जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है उसमें वी आर स्टेशनरी एट अर्थ, और हम अर्थ पे खड़े होकर के प्लैनेट्स का मूवमेंट देख रहे हैं बेसिकली। लेकिन साइंटिफिकली सन इज स्टिल, एंड हमारा अर्थ उसके अराउंड घूम रहा है। तो सूर्य जो है ना, जिसका अच्छा सूर्य है, वो व्यक्ति ने अपनी बातों से कभी मुड़ता नहीं है। ये मैं आपको अच्छे सूर्य का निशानी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात पे अड़ी गया, अपनी बात को स्टैंड कर रहा है, अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है, उस व्यक्ति का सूर्य अच्छा है। अच्छा, सूर्य राजा है ना, वो बार्गेन नहीं करता, ठीक है। जिसका आप देखोगे ना, सूर्य आदमी बोलता है हाँ जी ये रेट है, अच्छा ठीक है, मैं तो वो बार्गेन कैसे नहीं करता। अब वो छोटा छोटा पैसा बोल रहा है कि जी मैं नहीं, इतने में दे दो, इतने में दे दो, बहुत बार्गेन कर रहा है, सूर्य खराब हो रहा है उसका, ठीक है। राजा है, राजा बोलता है जी ऐसा है, मैं तो या तो पे कर सकता हूँ या तो मैं पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा बार्गेन नहीं करना। वो सामने वाला बोल रहा है 500 रुपये, बोल रहा है भाई मैं तेरे को 300 रुपया दूंगा, वो देना है तो दे देने, तो कोई बात नहीं, बोला ठीक है दे लो, ले जा। सूर्य स्ट्रांग है, ठीक है। एक सॉरी, सॉरी, जय श्री राम। तो सूर्य ना अपनी कमिटमेंट को बना करके रखता है, ठीक है। सूर्य को किसी व्यक्ति का सूर्य इशू में है ना, सूर्य का प्रॉब्लम है, फादर को इशू होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति का फिफ्थ हाउस देखना है ना, कि फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो चेक योर मदर्स टीथ, ठीक है। आपके भाई के हाथों में चोट लगता है ना, मतलब आपके सिबलिंग्स हैं, उनके सीधे हाथ पे चोट लगता है ना, इसका मतलब आपका सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्शन में। आपके मदर का दांत ठीक नहीं है ना, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज मदर्स टीथ, ठीक है। अगर वहां पे इश्यूज हैं, ऊपर खाबड़ है, गैप ज्यादा है, सूर्य का इशू है, मतलब फिफ्थ हाउस का इशू है बेसिकली। सूर्य जो अच्छा होता है ना, वो ना सबके साथ बराबर का व्यवहार करता है।
सूर्य के पास देने की क्षमता है। क्यों देने की क्षमता है? कि सूर्य जो है ना वो राजा है, राजा दे सकता है। ठीक है। अब मान के चलो किसी व्यक्ति का सूर्य एफ्लिक्शन में है और उसके फादर को भी इश्यू है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा? फादर के को थोड़ा सा रिवाइव करवाना। कैसे? फादर को आप दूध पिलाओ। ठीक है, फादर को आप दूध ऑफर करो और उसमें केसर मिला दो थोड़ा सा। तो केसर मिला हुआ दूध आप फादर को आप दे सकते हो। संडे के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आपको सूर्य को थोड़ा स्ट्रांग करना है ना, और आपका सूर्य मतलब एफ्लिक्शन में, और आप ऊपर से आप ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहन रहे हो डेली, तो आपका सूर्य और पिटेगा। आपका ईगो कम जाए, मतलब ईगो बढ़ जाएगा। आपका सेल्फ जो होता है फॉल्स प्राइड वो बढ़ जाएगा। और या रिवर्स में कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लो बहुत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दिन अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण का टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पे राहु ना बहुत पावरफुल होता है। राहु इज सच अ पावरफुल कि वो सूर्य की एनर्जी को ढक लेता है, मतलब उसको कम कर देता है और अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। तो ग्रहण के दिन बहुत ज्यादा पावरफुल डेज होते हैं। ठीक है। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सूर्य का नीच का। मैंने उच्च की बात बताई थी। उच्च का सूर्य जो है ना वो आपको पिटवा देगा, मतलब वो आपके साथ आपका दोस्त भी है ना तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नीच का सूर्य का पता है कैसा बढ़िया काम करता है? नीच का सूर्य, नीच का सूर्य बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप अपनी वाइफ को गोल्ड दोगे। वाइफ ने क्या मांगा था? मतलब माता सीता ने क्या मांगा था? गोल्ड मांगा था ना, सोने का हिरण। ठीक है, क्या मांगा था? सोने का हिरण मांगा था। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि वाइफ का एक एक विश है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कहानी आपको पता ही है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सूर्य अगर नीच राशि में है तो सूर्य शोज कॉपर एंड गोल्ड। 7 नंबर की राशि शोज योर वाइफ। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि ठीक है, वाइफ की विश फुलफिल करते हैं, वाइफ को या तो गोल्ड देते हैं। दूसरा, इसका एक और एनर्जी है। वो एनर्जी पता क्या है? अगर व्यक्ति शुक्र के अकॉर्डिंग वर्क करे, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि इफ सूर्य एक्ट्स एज, इफ अ नेटिव एक्ट्स एज सूर्य कारकत्व, सूर्य के कारकत्वों के अकॉर्डिंग काम करे, सूर्य से जुड़ा हुआ काम करे, तो व्यक्ति को लाइफ में नेम एंड फेम मिलता है। व्हाई सो? बिकॉज दैट सूर्य इज अ कारका ऑफ नेम एंड फेम। सूर्य इज अ कारका ऑफ नेम एंड फेम। तो आपको क्या करना है? अगर आप शुक्र के से जुड़े हुए काम करोगे ना, आप आर्टिस्टिक काम करोगे, आप कुछ कपड़े का कुछ काम करते हो, आप कोई ब्रांडेड चीजों का काम करते हो, ब्रांडेड कपड़ों का काम करते हो, आप आर्टिस्टिक वे में कुछ करते हो। ठीक है, तो जब भी आप शुक्र से जुड़ा हुआ काम करोगे ना, शुक्र से जुड़े काफी सारे काम है। तो जब आप परफ्यूम्स का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको लाइफ में मिलेगा नेम एंड फेम। ठीक है, या एक्ट्स एज पर योर वाइफ्स विश, स्पाउस के विश के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो, तब भी आपको नेम एंड फेम प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी सूर्य नीच का होता है ना तो इशू क्या आता है? राजकीय सुखों में कमी हो जाती है। तो सूर्य इज अ कारक ऑफ राजकीय सुख। ठीक है, तो राजकीय सुख या गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज आपके पास कम हो सकती है। आपके पास लीड करने की क्षमता कम हो जाती है जब भी सूर्य नीच का होता है। सूर्य जब भी नीच का होता है आपके पिता को ना हम्बल बना देगा, कमजोर बना देगा या हम्बल बना देगा। ठीक है, मतलब आपकी आई साइट्स को भी मतलब का प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी सूर्य नीच का होता है तो आई साइट का इश्यू हो सकता है। बिकॉज मैंने बताया था कि शुक्र जो है वो आई साइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेकंड हाउस में 2 नंबर की राशि आती है ना। तो द वे यू सी द वर्ड, आप वर्ड को कैसे देख रहे हो, डेट इज कम्स फ्रॉम शुक्र। तो अगर आपकी कुंडली में आपको लगे कि मेरा सूर्य ना मतलब नीच राशि में है लेकिन शुक्र का पोजीशन अच्छा हो, तो व्यक्ति लाइफ के अंदर ग्रो करेगा ही करेगा। डेट इज अ प्रॉमिस कम्स फ्रॉम दैट कंडीशन कि आपका सूर्य जो है ना वो नीच का होते हुए भी आपको एक समय पर सुख दे सकता है, आपको सक्सेस दिलवा सकता है। मैं आपको ना एक स्रोत का नाम बताता हूँ, एंड दैट स्रोत इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सूर्य एफ्लिक्शन। सूर्य एफ्लिक्शन किसी मतलब सूर्य का एफ्लिक्शन किसी को भी है ना, आपको ना भगवान राम के रक्षा स्तोत्र को पढ़ो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। या एक श्लोक है, वो भगवान राम का बड़ा फेमस श्लोक है,
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आई थिंक कम्स फ्रॉम द दैट श्लोक इज कम्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा ओनली। लॉर्ड शिवा के द्वारा, जहां तक मुझे याद है, भगवान शिव ने ये स्त्रोत दिया है, ये श्लोक दिया है कि राम नाम ना मतलब कई कई सारे नामों से बढ़ करके है। ठीक है। उसी तरीके से एक भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का कंसेप्ट आता है। वह भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जो कंसेप्ट है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है महाभारत के कांड, महाभारत से आ रहा है। मतलब जो महाभारत का है या गीता का एरिया आप देखोगे तो वहां पे भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन है। और वो कहाँ से आया है? वो आया है भगवान जो पितामह भीष्म थे उनके साइड से आया है। ठीक है। राम भगवान का ये जो श्लोक है ये भगवान शिव के साइड से आया है। तो ये अगर भगवान ने दिया है ना, तो कुछ मतलब है इसका। इस श्लोक का पाठ करने से, श्लोक को पढ़ने से आपका सूर्य जो है वो स्ट्रांग होगा। और जब आपका सूर्य स्ट्रांग होगा ना, तो जहां पर भी ये राशि है, अब बात समझना मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, जहां पर भी आपको सिम राशि मिलेगी वहां पर आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है। जहां पर भी आपका सूर्य एफ्लिक्शन में है, आपके सूर्य को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। तो ये छोटा श्लोक है, इसको आप पढ़ सकते हो। इससे आपको हमेशा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब नुकसान तो खैर होगा ही नहीं, फायदा ही होगा, वो सूर्य स्ट्रांग होगा। अच्छा, ये जब भी हम सूर्य की बात करते हैं ना, तो वहां पर एक पॉइंट आता है कि सूर्य जो है वो इट इज अ नेचुरल आत्मकारक ग्रह है। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू इन्फर बाय द टर्म कि आत्मकारक का मतलब क्या है? आत्मकारक ग्रह, सूर्य नेचुरल आत्मकारक ग्रह है। तो इससे आप क्या इन्फर करते हो? मेरे लास्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था, शायद लास्ट टू लास्ट सेशन में, सोल, कि आपका अमात्य सोल। कारक, अमात्य कारक जो अमात्य कारक जो ग्रह होता है, अमात्य कारक ग्रह शोज योर अर्निंग कैपेसिटी, कि आप कहां से अर्न क्या? कर रहे हो, अमात्य कारक वो शो करता है। हाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं। तो आई एम आस्किंग अगेन कि मुझे बताओ कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, अमात्य कारक की, माफ कीजिएगा, आत्मकारक की, डेट वर्ड से आप क्या इन्फर करते हो, क्या समझते हो आप इससे? जो कुछ बताओ, अगर आप बता सकते हो तो। अपनी सोल है वो। सोल का, सोल मैंने से आप सुन क्या लिया। कहते हो? मतलब कि अगर मैं सोल तो बोला तो देखी नहीं ना किसी ने। सुनने तो आ जाता। अभी सब कैसा मन तन मन धन सब कुछ है कि अच्छा ठीक है, दीपक जी आप इंसान की। बताओ। इनर सेल्फ ऐसे, इनर ठीक, सेल्फ। ठीक है, ओके, मानता हूँ। साई कल्याण जी आप बताइए। साई कल्याण जी आप बताइए। हाँ सर, बोलिए सर। आत्मकारक, आत्मकारक, हाँ सूर्य इज अ नेचुरल आत्मकारक ग्रह ना, क्या सर। मतलब है? मतलब क्या समझते हो आप उससे? जनरली ये तो माइंड होता है ना सर। मून, चंद्रमा तो माइंड होता है, तो ये ऑलवेज ट्रीट, याद नहीं आ रहा, मेरे पढ़ा है बट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरोही सर, जी। The way you are thinking, your discipline. हम्म। अच्छा ठीक है। सूर्य जो है ना, सूर्य इज अ कारका ऑफ आत्मा। ठीक है। और आत्मा क्या है ना, आत्मा एक वो कंसेप्ट है जो हमें ना तृप्ति देती है बेसिकली। हमें मन से कुछ अच्छा लगता है कि भाई मन से आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है, लेकिन जब कोई चीज आपको इंटरनल, बोला इंटरनल चीज जो है हमें अंदर से सोल लेवल पे जो चीज हमें भाती है या जो अच्छी लगती है ना, वो हमारे आत्मग्रह को मतलब आत्मग्रह उसको दिखाता है।
सूर्य इज अ कारक ऑफ सोल, सूर्य इज अ कारक ऑफ आत्मा, यानी कि जहां पर भी ये राशि आ रही है, सिंह राशि, या जहां पर भी सूर्य आ रहे हैं, जिस भाव में आ रहे हैं ना, आपको ना उस भाव से ना आत्मीय लगाव है। उस भाव के कारकत्व के प्रति ना आपके अंदर एक एक हिडन एक फीलिंग है जो आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। यू विल फील डिलाइटेड, मतलब होता है ना, एक तो होता है ऊपर से खुश होना और एक होता है अंदर से खुश होना। यू विल फील डिलाइटेड फ्रॉम इनर सेल्फ ओनली व्हेन योर दिस सूर्य एंड योर आत्म कारक ग्रह गेट डिलाइट, मतलब उसको अच्छा फील होता है। जब आपका ये ग्रह अच्छा फील करता है ना, तब आपको एक्चुअल में आंतरिक या आत्मीय रूप से सुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपको अगर इंटरनल सोल को शांत करना है ना, इंटरनल मतलब आपको अंदर से शांत होना है ना, तो आपको सूर्य और आत्म कारक ग्रह दोनों के केस में दोनों के केस में दोनों के केस में आपको काम करना पड़ता है। आपकी कुंडली में मान लो कोई ग्रह ना, मंगल एक प्लेनेट है जो हाईएस्ट एनर्जी का है, मतलब हाईएस्ट डिग्री का है। किसी प्लेनेट का हाईएस्ट डिग्री का होने का मतलब पता है क्या है? दैट प्लेनेट रन्स मोर। उस प्लेनेट को ना उस एरिया में, आपके होरोस्कोप के एरिया में एक्सपीरियंस ज्यादा है। मतलब जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमें, यानी हमें दुनियादारी की नॉलेज है बेसिकली। तो उसी तरीके से जो हमारा चार्ट होता है, उस चार्ट में जो प्लेनेट जो हाईएस्ट डिग्री का होता है, डेट इज माई आत्मकारक ग्रह। यानी कि मेरे पूरे लाइफ जर्नी का जो ज्यादा एनर्जी है ना, या ज्यादा जो नॉलेज है ना, उस प्लेनेट को है। ठीक है। और जब भी मैं उस प्लेनेट के कारकत्वों के अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, जब भी मैं उस प्लेनेट के कारकत्वों के अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, तो मुझे ना इंटरनल खुशी मिलती है। दैट खुशी या दैट शांति कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, बट दैट कैन बी फील्ड। आप उसको फील कर सकते हो, बट हो सकता है आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाओ वर्ड में। सिमिलरली सन इज देयर। सन जो है ना, वो काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। अब मैं बताता हूँ आपको खुशी कैसे मिलती है, हाउ यू फील डिलाइटेड। और आप ये चीज को ना, आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी, वी कैन नॉट डिनाई दिस दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट या दिस काइंड ऑफ थिंग। फिफ्थ हाउस इज रूल्ड बाय सन इन कालपुरुष की कुंडली, एंड फिफ्थ हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय माय दादाजी एंड माय संतान। एंड वेन एवर माई चाइल्ड इज गेटिंग हैप्पीनेस, मुझे ऑटोमेटिकली खुशी होगी। मे बी आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट खुशी इन वर्ड्स। मैं उस खुशी को वर्ड में एक्सप्रेस शायद ना कर पाऊं, या आप भी शायद एक्सप्रेस ना कर पाओ। बट वेन एवर योर चाइल्ड गेट सक्सेस, वेन एवर योर चाइल्ड गेट हैप्पी, आपको इंटरनल खुशी मिलेगी। अब वो खुशी को आप तोल मोल तो नहीं सकते हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम इंटरनली खुश होंगे। ठीक है। वेन एवर आई टोल्ड टेल्स अबाउट कि फिफ्थ हाउस इज द माई थॉट प्रोसेस, द वे आई थिंक, इट कम्स फ्रॉम फोर्थ हाउस इटसेल्फ। फोर्थ हाउस इज द ओरिजिनेटर ऑफ थॉट्स। चौथे भाव से मेरा थॉट, मतलब मेरा विचार जनरेट होता है, बिकॉज दैट इज अ हाउस ऑफ चंद्रमा ना, मेरे मन का कारक। लेकिन दैट कन्वर्जन ऑफ दैट थॉट, रियलिटी में वो थॉट कन्वर्ट होगा नहीं होगा, दैट कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस। ठीक है। कभी भी पंचम भाव है, सूर्य है, ये आपकी आंतरिक इच्छा को दिखाता है, ये आपके एनर्जीज को दिखाएगा इस लेवल पे। ठीक है। एक मिनट। सो हाँ, तो आई वॉज इन अ पॉइंट कि
तो मैं बता रहा था कि सूर्य जहां पर भी बैठा होगा ना, या आपका आत्मकारक ग्रह जहीं कहीं पर भी है ना, आप जब जब उस हाउस के रिस्पेक्ट में काम करोगे, यू विल फील इंटरनल हैप्पीनेस, आपको अंदर से अच्छा लगेगा। ठीक है। ये पॉइंट जो है, मैंने भी बोला, ये वाला पॉइंट जो है सिग्निफिकेशन वाला, तो ये लगता है, कभी आप लगा के देखो जरा अपने चार्ट्स में, लगता है क्या कि जहां पर भी आपका सूर्य है या जहां पर भी आपका आत्मकारक ग्रह है ना, अगर आपने उस भाव के रिस्पेक्ट में कभी काम किया है, तो यू विल फील इंटरनल, क्या बोलते हैं, अच्छा लगेगा आपको अंदर से। कोई ये पॉइंट को वैलिडेट कर सकता है क्या? सर मेरा 12th हाउस में है। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, अब दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ जी। हाँ, मेरा 12th हाउस में है सर। तो मरण करण स्थान में इसका मतलब सूर्य आपका जी सर। बॉन्ड गया, मतलब ये इसका सिंपल है, अगर सूर्य आपको 12th हाउस में दिखता है ना, तो सूर्य जहां का भी स्वामी है, ठीक है, 9th। जिस 9th का स्वामी है, तो उस भाव के रिस्पेक्ट में आपको ना, आपको प्रॉब्लम रहेगा, या आप उस भाव के रिस्पेक्ट में ना चीजें यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। अगर आपका 9th लॉर्ड है सूर्य और आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तो आपके पिता का मतलब प्रॉपर्टी वाला एरिया हो गया, तो हम्म। कहीं ना कहीं आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या पिता का व्हीकल का इशू रहेगा। आपके फादर के व्हीकल, आपके फादर व्हीकल चलाते थे, मतलब कोई टू व्हीलर सर गाड़ी? 2 व्हीलर चलाते थे सर, मतलब 4 व्हीलर उनके पास था नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, टू व्हीलर में भी क्या वो प्रॉब्लम आता था टू व्हीलर के अंदर? नहीं कैसे है। नहीं। प्रॉब्लम नहीं आता था, ठीक है। सूर्य को कोई देख रहा है आपके, सूर्य को कोई बेनिफिक प्लेनेट देख रहा है? बेनिफिक में नहीं सर, कोई प्लेनेट नहीं देख रहा है उस पे। गुरु 9th में है, लेकिन 5th तो लग्न पे जाती है दृष्टि। अ, वक्री तो नहीं है गुरु? नहीं, वक्री नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। इसके साथ साथ आपके फादर का प्रॉपर्टी का कोई इशू तो नहीं रहा, क्योंकि आपका फादर का मतलब एरिया वहां पे मतलब जा रहा है, या पिता ने प्रॉपर्टी जो है वो एक कैसे बनाई? हाँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। हम प्रॉपर्टी उन्होंने ऐसे तो हमारे पास फ्लैट था, लेकिन जो बंगलो टाइप बनवाया, और उसके 2-3 साल के अंदर उन्होंने ये हमारी फैक्ट्री भी डेवलप की। बट विद इन अगेन आफ्टर 2 और 3 years ही एक्सपायर्ड। मतलब वो एंजॉयमेंट, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो स्टेज आया, तो ही कुडन लिव फॉर अ लॉन्ग, ऐसे अर्ली एज में चले गए ऐसे। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। ये जो इवेंट है, ये आपके फादर साहब जब एक्सपायर हुए, तो वो जो एज फैक्टर है ना, वो एज फैक्टर में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मुझे बताइएगा क्या उस समय आप उसने एज के थे या नहीं थे, क्योंकि सूर्य का ना बड़ा एनर्जी फील्ड प्रोमिनेंट है। भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी, तो हम्म। ऐसा कहा जाता है विद इन अ ईयर दशरथ जी एक्सपायर हो गए। ठीक है, ऐसा ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अगर मैं एज की बात करूं ना, कि भगवान राम जो थे वो किस एज के अंदर वो निकले, अपने घर से छोड़ के निकले, 16 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ, और आई थिंक जी 28 साल की उम्र के अंदर वो अयोध्या से निकले थे। और अगर मैं 28 साल का एज मान के चलो, 26 से 28 29, मतलब 26 to 29 या 30 तक का एज में मान के चलता हूँ। ठीक है, आपके फादर एक्सपायर हुए उस समय आपका एज क्या था? 28-29 सन। क्लियर? ठीक है, तो आप ना ये चीज को पकड़ सकते हो। आपका सन है, मरण करण स्थान में पहुंचा, आपने बोला कि मेरे फादर का प्रॉपर्टी बना, और वो फादर मेरे विद इन मतलब जल्दी जल्दी वो वो एक्सपायर हो गए। जी सर। तो वो पॉइंट से मैंने पकड़ा कि उस समय आपका एज 20 29 होना चाहिए, 26 से 30 के बीच में एज आता है। जी सर। ठीक है, इट इज अ, ये एक एक सूत्र है, एक टेक्निक है, नोटेड डाउन, कि अगर ये इनके चार्ट का स्पेसिफिक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनके चार्ट का स्पेसिफिक है। जो इन्होंने मुझे कंडीशन बताया, उसके हिसाब से मैंने इनका एज बताया कि फादर अगर प्रॉपर्टी बनाने के बाद एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि भगवान राम को आप जो भी इशू था ना, वो भी डोमेस्टिक इशू प्रॉपर्टी को लेकर के था। ओके। ठीक है,
मतलब प्रॉपर्टी का ही मामला था ना कि भाई राज्य किसको मिलेगा। जी। ठीक है, इसीलिए उनको एक्सपेल किया गया था ना, इसलिए वो एक्सपेल हुए थे ना राज्य से। तो और फिर वो प्रॉपर्टी का उनको जो सपोर्ट मिला ना, फिर वो मिला उनको अप्रोक्सीमेट 40 ईयर्स की एज में। जब वो लड़ाई झगड़ा करके युद्ध जीत करके माता सीता के साथ वापस आए ना, तो उनका जो एज अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास एज आया। तो अगर आपके फादर का एक्सपायर, मतलब आपके फादर साहब 29 की एज में एक्सपायर हुए हैं ना, तो आपका वो एज मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है यू विल गेट अ प्रॉपर्टी एट द एज ऑफ 40 41 के आसपास। 40 के आसपास की एज में आपका प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बनना चाहिए। 38 की एज में आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अभी आपकी क्या, दीपक जी आपकी क्या एज है इस समय? मेरी सर 57। 57। अब आपको 17 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब हम्म। ये मैं बोल रहा हूँ। अगर रिकॉल कर सकते हो आप कि 17 साल पहले आपने कुछ कोई जमीन खरीदी, कोई फैक्ट्री डाली, कोई परफॉर्म कुछ इस तरीका कुछ काम किया, या आज से लगभग 20 साल पहले आपके सामने कोई बड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि जब राम रावण का युद्ध हुआ तब। 17 साल पहले सर वैसे क्या है कि सेम जो मैंने कंडीशन आपको उस दिन लिखा था ना, वैसे ही कंडीशन में मैं फंस गया था वापस। लोन्स काइंड ऑफ, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज में फंस गए थे। समय मेरे को मेरा फादर की प्रीमाइसेस जो मैंने डेवलप की थी पूरी, और वो सब आई हैड टू सेल इट ऑफ, ऐसा हुआ। ओके, ठीक है। हाँ। 38 और 40 की एज में, उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टी रिगेन किया या नहीं किया? और उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी में से ले बेच करके कमाया। ओके, ठीक है, ऐसे। मतलब और वो जो कमाई थी वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे थी या नहीं थी? हाँ वो सेट, क्योंकि जो मैंने डेब्ट्स जो मतलब वाइंड ऑफ किए थे, हम्म, वो प्रॉपर्टी में रिकवर कर लिए थे, सेल परचेस करके। ठीक है, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। जी सर। क्या आपके सूर्य का एनर्जी कहीं ना कहीं शनि के साथ कनेक्टेड है? नहीं, क्योंकि शनि फोर्थ हाउस में है, तो 4 8 12 का कनेक्शन आ जाता है। 4 8 12 का ऐसा कनेक्शन। हो ही नहीं, जो आप बोल रहे हो ना, 4 8 12 का कनेक्शन आ जाता है जो सर। आप बोल रहे हो, मैं बस उसको क्या कर रहा हूँ, मैं प्लेनेट के साथ जोड़ रहा हूँ। जी सर। ऐसा हो नहीं सकता कि शनि उन एनर्जी ना बने। दूसरा मैं एक चीज और बोलता हूँ, सूर्य, हाँ। आपका आपको जो लग्न है वो धनु लग्न है, इसका मतलब। जी सर। और आपके 12th हाउस के अंदर वो सूर्य का एनर्जी है ना। तो आप सभी मतलब जो भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं, हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं एनर्जी को। मैंने बोला 4 8 12 के अंदर सूर्य ना वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वो जल तत्व राशि में आ जाता है, और सूर्य फायरी प्लेनेट है, तो वो ना अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है, इससे ना एक इन्फेरेंस निकलता है। ठीक है, सूर्य इन द जल तत्व राशि, यानी कि वो 8 नंबर की राशि लंबी चलने वाली बीमारी को दिखाती है, एक और सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ठीक है, तो एक चीज और पूछूंगा, ये लास्ट है, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर आपके है। फादर साहब का जो एक्सपायर हुए, वो किसी बीमारी से उनका एक्सपायर हुए थे, सडन कुछ इवेंट हुआ था कोई? सर सडन इवेंट ऐसा हुआ था कि फेब्रुअरी एंड में उनको, एंड ऑफ द लास्ट 10 डेज ऑफ द फेब्रुअरी में उनको एक माइनर अटैक आया था। तो हम्म, उसके वजह से लेके गए थे, बट देन ही केम बैक होम एंड हम्म, ही वांट, मतलब उनको एंजियोग्राफी के लिए बोला था, बट सोच रहे थे फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जैसे गए, तो वहीं से उनका जो ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन में गए, और आई थिंक विद इन अ स्पान ऑफ 20 डेज में ही सब सडनली हो गया उनका ऐसे। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ना दीपक जी के केस में ना हमने ना कुछ एज डिस्कस किया। वो एज क्या डिस्कस किया कि अगर आपको, मतलब आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य का कनेक्शन शनि के साथ आता है ना, स्पेसिफिकली सूर्य आपके लगन में बैठे हो, आपके लगन में सिंह राशि हो, ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं, सिंह लग्न का व्यक्ति, लगन में सूर्य वाला व्यक्ति, सूर्य का पीएसी शनि के साथ बन रहा हो, ऐसे केस में ना हमेशा क्या होता है, एक सूत्र है, ये सूत्र क्या बोलता है कि भाई व्यक्ति का की वाइफ उससे कुछ ना कुछ डिमांड करती है।
सूर्य के केस में, भगवान राम के केस में क्या हुआ था, माता सीता ने डिमांड किया, ठीक है। वो डिमांड कोई गलत डिमांड नहीं था, कोई बिल्कुल वो भाई ऐसा मृग दिखेगा जो पहले कभी ना देखा हो, हम भी अट्रैक्ट होंगे, कोई ऐसी चीज हमारे सामने आए जो बहुत प्लीजिंग हो, वी कैन अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे इश्यूज आते हैं, मतलब डिमांड आती है। वो डिमांड ऐसी है कि आप उसको, मतलब उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो कभी भी सूर्य का पीएसी शनि के साथ आ जाए ना, या सूर्य से लगन में हो, या सूर्य सिंह राशि लगन में हो, तो ये व्यक्ति के वाइफ ना, उनका स्पाउस, या जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है उससे अपोजिट भाव जो भी है, वहां से डिमांड आता है। मान लो सूर्य किसी व्यक्ति का थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस से अपोजिट क्या है, पिता का स्थान है, पिता विल डिमांड। और स्पेसिफिकली जब सूर्य लगन में हो या सूर्य सिंह राशि लगन में हो ना, तो उनकी तो वाइफ बहुत डिमांड करती है, पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ 28, और एट द एज ऑफ 38, 28 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में वाइफ डिमांड करती है। अदरवाइज जब भी, ये स्पेसिफिक एज फैक्टर बता रहा हूं मैं, जब भी 28 का एज आएगा ना, तो 28 की एज में स्पेसिफिकली जहां पर भी सूर्य है, उस सूर्य, वो भाव जहां पर भी है, ठीक है, कोई सा भी भाव है, वहां से ना आपको कोई ना कोई डिमांड आएगी आएगी, उसके अपोजिट अपोजिट भाव से आएगी। मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य ना सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, 28 की एज में ना, आपको आपके इन लॉस की साइड से कोई ना कोई डिमांड जरूर मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ इवेंट आप जरूर उसको फोकस करोगे। आप जैसे अभी दीपक जी ने बताया भाई, 28 की एज में ना, इनका सूर्य जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस से अपोजिट भाव कौन सा, छठा भाव है ना। मामा मौसी की साइड से कुछ ना कुछ उनको जरूर सुनने को मिलेगा, कोई ना कोई डिमांड इन द सेंस जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा एट द एज ऑफ 28। मतलब जहां पर भी सूर्य होगा 28 साल की उम्र में, उससे अपोजिट हाउस के जीव से डिमांड आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सूर्य की एनर्जी ऐसी है, ठीक है, वो डिमांड डिमांड आती है, उसके अपोजिट साइड से एनर्जी डिमांड आएगी आएगी। सूर्य मामा इधर रखो। सूर्य जो है ना, वो इज्जत नेम एंड फेम हाँ, का कारक है। तुम्ही आने लगे ना मामा, मामा बोलो। सूर्य जो है वो इज्जत नेम एंड फेम का कारक है, ठीक है। जब भी सूर्य अफ्लिक्शन में जाएगा, व्यक्ति का नेम फेम, उसका नाम खराब होगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने बोला सूर्य इज अ कारक ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो, पिता का कारक है, पिता भी सेक्रीफाइस करते हैं भाई, मदर सेक्रीफाइस करते हैं, पिता भी करते हैं। तो जो लोग अच्छे लोग होंगे ना, जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा या अच्छा सूर्य होगा, वो लोग ना कभी भी दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग कभी भी दूसरों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसका सूर्य खराब होगा ना, वो लोग को कभी किसी की हेल्प करेंगे भी ना, उसके फेवर मांग लेंगे, मतलब फॉर्जरी करते हैं, मतलब वो दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं इजिली। इसलिए अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है ना, तो स्टार्ट डूइंग हेल्प टू अदर्स विदाउट एनी प्रॉफिट, मतलब जिसे बोलते हैं निष्काम सेवा आप करना शुरू करो। ये मत सोचो कि आपका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, आपके हाथ में है किसी की हेल्प करना, हेल्प करो आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे अभी दीपक जी का सूर्य जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अभी बताता हूँ, हमारे में से कितने लोग हैं जिनका सूर्य अच्छा है। शरणाव जी, आर यू देयर? सर मेरा सूर्य जी तो सर, जी सर, आपका सूर्य वो अच्छा है क्या? जी सर। मेरा सूर्य तो 29 डिग्री में है सर। सूर्य कहाँ पर है आपका, कौन से भाव में है, 4,000 में, कौन सी 4,000। राशि, कौन सी राशि में? वही लियो राशि में। हाँ, तो ठीक है ना। अब इस पे कोई प्लेनेट, कोई मेलिफिक प्लेनेट का एफ्लिक्शन है, मतलब कोई वही मेलिफिक सर। प्लेनेट आ रहा है? नहीं नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब अगर आपका सात, मतलब 5 नंबर की राशि आपके चतुर्थ भाव में, इसका मतलब यू आर वृषभ असेंडेंट, मतलब आप जी जी टॉरस असेंडेंट हो, जी ठीक है। अब इस सूर्य के ट्राइन देखो, अष्टम भाव में 12th हाउस में देखो, कोई मेलेफिक प्लेनेट है? जी है। 12th में राहु है। और आप बोल रहे हो एफ्लिक्शन नहीं है? देख रहा है जी। शर्मा जी, 4 आप अप्रैल का है। आप सर अपना कैमरा, मेरा है। आप अपना कैमरा ऑन करोगे, मैं करता हूँ, प्रसाद जी आपसे ही बात करता हूँ। शर्मा जी, कैन यू, मतलब आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हो जी इफ? सर।
मैंने पहली बार देखा क्या आपको? चलो ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बोला कि सर मेरा ना, ठीक है, मेरा सूर्य ना 4th हाउस में है। अच्छा देखना, जी कालपुरुष कुंडली में मैंने, देखो मैं बोल रहा हूँ 4, 8, 12 राशि के अंदर सूर्य अच्छा नहीं है, मतलब सूर्य को एनर्जी थोड़ा सा डाउन चला जाता है, क्योंकि वो जो एरिया है ना, वो పాలిక్ చేయి एरिया है। మాస్ పెట్టకుండా అప్పుడు పెడుతుంది. जी तो अब आपका सूर्य जो 4, 4थे नंबर के भाव में बैठा हुआ है, तो लॉजिकली देखे जाए तो डेट इज अ इमोशनल एरिया। जी इमोशनल एरिया में और क्या राजा को इमोशनल होना चाहिए? आप बताना मेरे को। नहीं सर, अगर वो इमोशनल होगा तो फिर वो सही डिसीजन कैसे लेगा? वो तो पार्शियल, वो तो कैसा लेगा? डिसीजन जी, लेगा। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताना आप, ये सूर्य मतलब आपके अष्टम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? अष्टम में कोई नहीं है, 12th में रहो। 12th में रहा हुआ है ना, ठीक, चलो ठीक है, मान लिया। जी मैं यहाँ पे क्या पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि जब भी, और वी आर इन इन अ बिजनेस ऑफ प्रिडिक्शंस, हम ना प्रिडिक्शन के बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है। वी आर लर्निंग दैट काइंड ऑफ थिंग, हम उस चीज को सीख रहे हैं। जी यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति का जी सूर्य ठीक नहीं होगा। लगा लो, प्रसाद जी देख लो, आरोही मैडम देख लें, ये वीडियो कल को कोई और सुनेगा वो देख ले। इफ वी आर इन बिजनेस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग ना, हमारा सूर्य अफ्लिक्शन में होगा कहीं ना कहीं। उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग पराविद्या। समझना आप, वी आर ट्राइंग जी टू एब्जॉर्ब द पराविद्या। और पराविद्या किस भाव से आती है? 8th हाउस। क्या 8th हाउस अच्छा हाउस है? नो। हम आत्मीय నాట్ रूप से, రియలీ. हम आत्मीय रूप से अष्टम भाव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। जी मानसिक रूप से भी कर रहे हैं, आत्मीय रूप से भी, हम इसको अपने अंदर इंटरनली डाल रहे हैं चीजों को। दूसरी चीज, पराविद्या का एक मतलब 8th हाउस इज अ हाउस विच इज रूल्ड बाय केतु ऑल्सो। ठीक है। केतु जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, दैट इज अ अकल्ट का कारक प्लेनेट केतु है। जी वी आर एब्जॉर्बिंग दैट केतु काइंड ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 8th हाउस। तो कैसे पॉसिबल होगा कि हमारा सूर्य ना एफ्लिक्शन के बिना रह जाए? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बहुत डीप पॉइंट है, रिवील नहीं किया जाता ना, हम सोचते हैं सिंपल, हम सोचते भी नहीं है। अब आपको, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, अगर आपका सूर्य एफ्लिक्शन में है ना, तो इट मींस यू कैन बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अनटिल अनलेस साथ में एक पॉइंट पकड़ना होता है। वो पॉइंट पकड़ना क्या होता है कि हमें ना सूर्य की पूजा करनी चाहिए, या किसी भी लेवल पे हमें सूर्य को प्लीज करना चाहिए। सूर्य को प्लीज करने का सब, सूर्य को अच्छा करना है तो हमें दूसरों को हेल्प करना पड़ेगा। सूर्य को अच्छा करना है तो हमें अपने पिता को का हेल्प करना पड़ेगा। सूर्य को अच्छा करना है तो हमें अपने बॉस के साथ मिला करके बना करके रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। सूर्य को अच्छा करना है तो हमें अपने फैमिली को अच्छा बनाना पड़ेगा, फैमिली के लिए अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या, फिर वो फिर फायदा नहीं है। सिंह राशि जो है ना, वो भी फेम मांगती है, नेम एंड फेम मांगती है। ठीक है। तो जहां पर भी सिंह राशि आएगी, व्यक्ति को उस भाव के संदर्भ में नेम एंड फेम मिलेगा। सिंपल सा नियम है, टेक्निक है, लिख लो। आपने बोला कि मेरा सूर्य ना 4th भाव में है, तो सर आपका नेम एंड फेम कम्स फ्रॉम योर मदर साइड, फ्रॉम योर फैमिली साइड, फ्रॉम योर प्रॉपर्टी साइड। हो सकता है कि आप एक ऐसी गाड़ी चलाते हो जो जिसमें कुछ यूनिक फीचर हो, तो बोलेंगे कि देखो शरणव जी ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, उसके पास बढ़िया गाड़ी है। आपका नेम एंड फेम फ्रॉम योर मदर साइड, मदर आपका प्रेस कर सकती है सोसाइटी में कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। 4th हाउस के कारकत्वों के साथ आपका नेम एंड फेम जुड़ा हुआ है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दीपक जी के 12th हाउस में नेम एंड फेम है, सूर्य इज अ कारक ऑफ सेक्रीफाइस, 8 नंबर की राशि में है। आपको नेम एंड फेम कैसे मिलेगा? आपको नेम एंड फेम के पीछे भागना नहीं है दीपक जी। आपका 12th मतलब 8 नंबर की राशि में ना, 8 नंबर की राशि ना डिसेप्टिव राशि है, वो शो ऑफ नहीं करती।
वो चीजों को सिक्रेटिव रखती है, सीक्रेट्स मेंटेन करती है 8 नंबर की राशि। तो आप कभी भी डोनेशंस दोगे ना, कभी भी किसी का हेल्प करोगे, आपको वो चीज किसी को बतानी नहीं है, तब जाके आपको नेम एंड फेम प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका पंचम मतलब आपका सिम राशि ही 9th हाउस में है। तो जब 9th हाउस में आपका सिम राशि है तो सोच के देखो, गुरु के माध्यम से यू विल गेट नेम एंड फेम। धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से यू विल गेट नेम एंड फेम। हायर स्टडीज के नाम पे यू विल गेट नेम एंड फेम। यू विल गेट नेम एंड फेम विद बाय द वर्च्यू ऑफ योर चिल्ड्रंस ऑल्सो। आपके बच्चे आपके नेम एंड फेम का कारक बन सकते हैं। मतलब माता पिता मतलब एक आदमी सक्सेसफुल कब होता है, जब उसके पेरेंट्स को लोग उसके नाम से जानते हैं। ये देखो फलाना, देखो इसके ये ना ये फलाने के पापा हैं। जब आपके नाम से आपके माता पिता का नाम चलने लगे ना, देन यू विल बी फेमस। तब आप समझ लो आपने कुछ अचीव किया है। अदरवाइज गांव देहात में तो दादा का नाम चलता है ना, चिट्ठी पत्री भेज दो, दादा का नाम लिख के, गांव का नाम लिख के वो पहुंच जाती थी पहले। पता है वो एक ही परिवार में है, वहीं पे जाएगी चिट्ठी। ठीक है, बच्चों को कोई नहीं आते, पिता को सब जानते होते हैं। किसी व्यक्ति का सिम राशि ना 7th हाउस में आ गया है, फॉरेन ट्रेवल करने से इसका नाम होगा, मैरिज के केस के साथ मैरिज से जुड़ा हुआ इसका नाम होगा। किसी का सिम राशि 12 नंबर के भाव में चला गया, ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट रिजल्ट है, डोंट टेक इट अदरवाइज। सूर्य इज इन योर मदर मरण एंड करण स्थान। और ना यहां पर ना प्रॉब्लम क्या होता है, फीमेल से प्रॉब्लम आता है। फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, आपको फीमेल्स की साइड से प्रॉब्लम आएगी। यू विल फील प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स ऑफ हाउस, या स्त्रियों की वजह से बदनामी होती है। स्त्री विल बिकम द कारक ऑफ डेफिमेशन। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि 12th हाउस इज रूल्ड बाय शुक्र बेसिकली, और शुक्र जो है फीमेल है। सूर्य ना एक ऐसे एरिया में चले गए हैं जहां पर उनका चलता नहीं है, वो मरण करण स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो वहां पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगा, वो डेफेमेशन होगा उनका। किसी का सिम सिम राशि ना, किसी का सिम राशि भाई 9th हाउस में है, तो गुरु के लिए काम करने से या पढ़ने से या रिलीजियस एक्टिविटीज करने से काम हो रहा है आपका। 10th हाउस में जा रहा है भाई किसी का, आप फैमिली के लिए कुछ करोगे ना, आप प्रोफेशन के लिए कुछ अच्छा करोगे ना, आपका नाम होगा। ठीक है, तो आपने एक चीज, यह पूरे एपिसोड में अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसको 1 घंटा अभी और चलाएंगे सेशन को, आज नहीं नेक्स्ट सेशन में चलाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति का ना 7th हाउस पर सूर्य देखते हो ना, उसके कान में जाके बात बोलनी है। एक तो वो प्रॉब्लम क्या लेकर के आएगा, भाई मुझे मैरिज में इशू है। क्या इशू है भाई, ईगो इशू है। वो मैरिज अच्छा तभी वर्क कर सकता है जब 7th लॉर्ड इज डिस्पोज इन वेल कंडीशन। किसी का 7th हाउस में सूर्य आ रहा है ना, वो अच्छा काम कब करेगा, जब आपका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वाइफ के सामने मतलब शर्मिंदगी होती है। सूर्य इज अ कारक ऑफ हीट। और मेल्स के केस में क्या होगा, ये एरिया जो है आपका प्राइवेट पार्ट्स के आसपास का एरिया जाएगा, यू विल फील हीट ओवर देयर, और ये आपके काउंट को, स्पर्म काउंट को डाउन कर देगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, मैरिज में इश्यू आएगा। वो व्यक्ति किसी को बोलेगा नहीं, पार्टनर भी हो सकता ना बोले, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, जो मैरिज में डिसहार्मनी का बड़ा रीजन बन सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि यही बनेगा, बन सकता है। इट इज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, कारक, कि भाई मैरिज में डिसहार्मनी हो रहा है। ठीक है, भारतीय विद्या भवन के मैगजीन्स है मेरे पास, मैं उन मैगजीन को पढ़ता हूँ। वो शायद मैं जब भारतीय विद्या भवन से पढ़ रहा था, उस समय हमें मैगजीन मिला करती थी। अभी मैं नहीं लेता हूँ मैगजीन, तो सोच रहा हूँ दोबारा से शुरू करूँ। तो उस मैगजीन के अंदर मैंने कुछ केसेस पढ़े थे, उसमें स्टडी केस था, केस स्टडी था कि भाई मैरिज के ना डिसहार्मनी का व्हाट आर द रीजन फॉर डिवोर्स। उसमें एक पॉइंट था, इलेबोरेट, उसको इलेबोरेट नहीं किया गया था। वहां पे पॉइंट था भाई सूर्य इज ना, सूर्य नीच का है, ठीक है, या शुक्र जो है वो 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो इट विल बिकम द केस ऑफ मैरिटल डिसहार्मनी। सूर्य अगर शुक्र की राशि में
बैठे हुए हैं या शुक्र अगर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, डेट कैन बी अ रीजन फॉर मैरिटल डिसहार्मनी या केस ऑफ डिवोर्स। मैंने बोला ना, सूर्य का भी मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं निकला, भगवान राम के भी मैरिटल लाइफ के अंदर इश्यूज रहे। ठीक है, तो वहां से हम पॉइंट पकड़ते हैं ये। ठीक है, तो उसका अगर आप उसको इलेबोरेट करोगे तो इलेबोरेट करके हम बोलेंगे कि सूर्य जो है वो स्पर्म काउंट को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो हीट है, एक्सेसिव हीट है। ठीक है, और यही सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन 7 नंबर की राशि में, तो यू कैन रिलेट कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए D9 के अंदर, अब हम मैरिटल की बात करें तो एक पॉइंट बोल रहा हूँ, मैरिटल D9 के अंदर अगर किसी व्यक्ति का 4th हाउस पिटा हुआ है ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन मैरिज। मैरिज के अंदर खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे का क्लास हम नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ छोटा मोटा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, और अभी सिंह राशि के बारे में अभी और भी पढ़ेंगे हम, कुछ और पॉइंट्स अभी आने बाकी हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा हमने Yes. हमने स्टोरी टेलिंग किया है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमने पॉइंट पकड़ा है, और ये जो पॉइंट 28 और 40 एज का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 28 की एज में अब आपको थोड़ा बैक ट्रैक कर जाना है अपनी लाइफ के अंदर, कि 28 की एज में या 38 की एज में, 38 की एज में कोई प्रॉब्लम आया नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू सन, सन का या सिम राशि का प्लेसमेंट जहां पर है उस भाव के कार्यकर्ता के अकॉर्डिंग। दूसरा, 28 की एज में जहां भी सूर्य बैठा है उससे अपोजिट भाव के जीव से कोई अननेसेसरी डिमांड आया ही नहीं आया, दैट यू हैव टू चेक। आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत काम इसमें, कुछ चार्ट्स पे काम करना पड़ेगा, या अपने चार्ट्स पे काम करना पड़ेगा, अपने भाई बंधु के चार्ट हैं उसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको काम करके चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो बहुत Yes, sir. अच्छा रहा है ठीक है, सेशन। Very good, sir. थैंक यू सर। Thank you. जय श्री राम। थैंक यू सर। जय जय श्री राम। श्री राम सर। जय श्री राम सर।